एथिक्स में हमने क्या बात की थी? बताओ बताओ। सर आवाज़ आ रही है? अब आ रही है तुम्हारी आवाज। सर इथिक्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। और ग्रीक वर्ड इथिकोस से ड्राइव्ड हुआ है। वेरी गुड। और और सर क्या था? इथिक्स और मोरल में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस? कैसा डिफरेंस है? मॉरल रिलीजियस हो सकते हैं, बट एथिक्स हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है हमें कैसे एथिक्स बनाने हैं। इसलिए बिजनेस में हमने एथिक्स को डाला है। ठीक है। एथिक्स वर्सेस मॉरल की अगर हम बात करें तो लेट अस फर्स्ट एनालाइज। There is nothing wrong in such uses of after the all meaning of the words and depends upon the common uses. However, the formal study we need to understand the meaning of term qualified way of make a subject study and uh, precious and well defined. यहाँ पर हमने देखा था एथिक्स कैसे जनरेट होता है, मॉरलिटी, एथिकल rationalizations, ethics process, ethical theory applied and solve ethics problem. एथिक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने देखा था ये एमओएस से निकला है, विच मीन्स कस्टम। ये हमारे कल्चर होते हैं, हमारा रूढ़िवादी, हमारा हमारा अपना स्टाइल, हमारी समाज। जबकि ये किससे निकला है? तो जगह आवाज आ रही है क्या? मोबाइल में भी चल रहा है, मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है विशाल? जी यस सर, सर। आ रही है अच्छे से। प्रॉपर आ रही है ना? हाँ। ठीक है। ओके। तो रूट वर्ड इथिक्स डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड इथिकोस से, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, और जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। डिफरेंस हम समझ लेंगे तो समझ जाएंगे। डील्स विद द राइट एंड रॉन्ग के बारे में बात करता है, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग, मेरे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई चीज सही नहीं है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है। मतलब कि कस्टम्स, हमारा जैसा हमारा मानना है वैसा हम लोग मानेंगे। मॉरल्स में हमें ये नहीं बताया जाएगा भैया, हो सकता है विशाल किसी चीज को सही मानता है तो मनीष उसी चीज को गलत मान सकता है, बिकॉज दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग है। रीजन क्योंकि कस्टम अलग अलग है, इसलिए मॉरल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने अपने प्रिंसिपल राइट ऑफ। और इथिक्स ओवरऑल की बात करते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी समाज होगा, वो ये नहीं कहेगा यार किसी को किसी के साथ अत्याचार करो, किसी को हरास करो, ये सब में गलत माना गया है, तो ये इथिक्स है। लेकिन हर एक कस्टम, हर एक रिलीजन में अपने अपने प्रिंसिपल है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग राइट एंड रॉन्ग होता है। डील विद द इंडिविजुअल कैरेक्टर, हमने बोला था अलग अलग के हिसाब से, यहाँ पर बाय ग्रुप हिसाब से बात होती है, कैरेक्टर ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर कस्टम डिटरमाइन द ग्रुप्स ऑफ सम अथॉरिटी एंड रिलीजियस कल्चर। जैसे हमारे जो गुरु लोग और हमारे जैसे मुस्लिम में मौलाना और ये होते हैं, सिख लोगों में जो धर्म गुरु होते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम नहीं डिसाइड करते। देखना आप मुस्लिम्स में जो फतवा जारी करता है वो मौलवी होता है, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता है, एक इंडिविजुअल फतवा जारी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे भी कोई बड़ा काम होना है तो उसका डिसीजन कौन लेगा, कोई महात्मा लेगा, या कोई जैसे राम मंदिर के बारे में भी
मतलब पुजारी जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। लेकिन जब बात आती है एथिक्स की, तो ये पर्सनल एट्रीब्यूट है सभी का, यार सभी लोग मानते हैं कि ये चीज गलत है और ये सही है, यानी राइट और रॉन्ग के बीच में डिसीजन करना बहुत आसान है। एथिक्स इज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल इन स्पेसिफिक सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में एथिक्स का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, जबकि मॉरल्स आर जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं एंड यू शुड स्पीक ट्रूथ। ठीक है, तो ये जनरल प्रिंसिपल है सभी किसी भी समाज की। हमने कुछ यहाँ पर देखा था इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। एथिक्स के जो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ थे जो हमने डिस्कस किए थे, सेल्फनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। याद रखना ये आ सकते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में आया भी है कई बार। ठीक है, अब जब हम ये पूरा चैप्टर कर लेंगे इसके बाद इसके क्वेश्चन वगैरह थोड़े देखेंगे इस चैप्टर में से क्या क्या आया है। ठीक है, अगर आप खरीद सकते हो तो कोई स्कैनर खरीदो, मिलके दो दो लोग भी खरीद सकते हैं, स्कैनर भी आते हैं फाउंडेशन के। अदरवाइज लास्ट 5 ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे दिए हैं। अगर आप सिस्टमेटिक चाहते हो किस चैप्टर में से क्या क्या आता है, क्या क्या आया है, तो जैसे एफबी बोर्ड में आती थी ना एक अपना अनसॉल्व क्वेश्चन, किस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, वैसे इसकी भी एक स्कैनर आती है, आप वो खरीद सकते हो। अदरवाइज लास्ट 5 ईयर के पेपर डले, फिर वहां पे आपको ही निकालना है कि किस पेपर में से ये क्वेश्चन है। कहते हैं ना, मतलब बहुत सारी चीजें इजी कर दी, अदरवाइज मैं पेपर सॉल्व करवा ही दूंगा तो आपको ऐसी दिक्कतें आएगी। खरीद सकते हो तो स्कैनर्स हैं इसकी, आप वहाँ से मंगा सकते हो, वेबसाइट है swagger.com, वहाँ पे मिल जाती है। और वैसे मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो आप चाहो तो ले सकते हो या ग्रुप में ले लो, 3-3 4-4 लोग मिलके आपस में एक एक स्कैनर इधर उधर करते रहना। और मैं तो कहता हूँ फोटो खींच के रख लेना, खत्म हो गया था। सब लोग 4-5 लोग इकट्ठा मंगा लो, 250-250 रुपये की आती है, 4 मंगानी 1000 रुपये में आ जाएंगी 4 भी, और बढ़िया फोटो खींच के अपने पास रख लेना और बस उसमें एनालिसिस करते रहना। ठीक है, तो वहाँ पे सब पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कितनी बार आया। ठीक है, ये उसमें पूरा एनालिटिक्स दिया रहता है। हाँ, दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ कमिटी स्टैंडर्ड पब्लिक लाइफ यूके में 1995 में ये बुक से ये चीज़ें निकाली गई हैं। अब हम बात करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में। तो अगर हम इसकी बात करें तो इनके बीच में क्या रिलेशन है एथिक्स एंड लॉ के बीच में। यहाँ ये नहीं पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये पढ़ लिया था? नो सर, नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था, वेरी गुड। चलो नहीं पढ़ा था तो पढ़ लेते हैं भाई। एथिक्स एंड लॉ, मुझे मेरी आवाज दोबारा क्यों सुनाई दे रही है? ठीक है, एथिक्स एंड लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस है, तो या क्या कॉमन है। मैंने कहा था इथिक्स को अगर तुम लोग फॉलो नहीं करोगे तो धीरे धीरे वही क्या बन जाएंगे, एक जमाने में लॉ बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पहले कहा था कि भाई मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ, यानी कि कोरोना की अगर हम बात करें लॉकडाउन के टाइम की, तो उस टाइम पे लोगों से कहा गया कि भाई मास्क लगा के चलिए आप। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा मास्क का, यानी कि 24 मार्च से कोरोना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे मास्क कंपलसरी किया गया। रीजन बिहाइंड कि भैया लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो इसका स्प्रेड बढ़ जाएगा। लोगों को इथिकली रिक्वेस्ट की गई कि आप मास्क लगा, पहले तो लॉकडाउन लग गया और अगर बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, और अभी भी हेलो ट्यून हमको सुनाई देती है जब हम किसी को कॉल करते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, काफी टाइम तक कुछ लोग समझदार थे, लगाते रहे। अब धीरे 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 इसका वॉयलेशन होता रहा। दिन भर पुलिस वालों को 10 में से 3 लोग ऐसे दिख जाते थे जो मास्क नहीं लगाते, यानी 30% का रेशियो अगर आप देखें तो बगैर मास्क की दुनिया चल रही थी। इमरजेंसी के नाम पे बाहर निकल रहे हो, मास्क है नहीं। तो फिर क्या किया, इसी एथिक्स को हमने थोड़ा लॉफुली इन्फोर्स किया। फिर हमने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो जो आरटीओ वाला, जो आरटीओ एक्ट में पावर दी गई है चालान काटने की पुलिस को, वो पुलिस आपका चालान काट सकती है 500 रुपए का, और ये एक लॉ बन गया।
और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एथिक्स कन्वर्ट हो जाते हैं लॉ में अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे। एथिकली जो चीज़ सही है, यानी राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंस एथिक्स से ही होता है। एथिकली जो चीज़ सही है, व्हाट इज राइट, अगर उसको तुम नहीं करोगे तो देन फिर वो लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं बहुत सारे लॉ एथिक्स हैं। ये आपको एक पिक्चर दिख रही है नीचे, आपको ये पिक्चर दिख रही है, जो लॉ, एथिक्स और लॉ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये वो कॉमन पोर्शन है, इट इज अ कॉमन पोर्शन। जो एथिक्स है वो बहुत हद तक लॉ भी है, और जो लॉ है उसमें बहुत हद तक एथिक्स भी फॉलो किया गया है। जैसे कि ओवर स्पीड में गाड़ी ना चलाना, ये लॉ, ठीक है, लॉ में लिखा है। एथिक्स में कहता है यार मत चलाओ ज्यादा तेज, उल्टी सीधी गाड़ियां चलाओगे, लोग चलाते ना खत्म। इससे क्या होता है, हो सकता है तुम तो बच गए, सामने वाला तो निपट गया ना। इसीलिए आप इथिकली अगर देखा जाए तो हमको क्या करना चाहिए, गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। यही लॉ में भी लिखा है। तो हम कह सकते हैं इथिक्स एंड लॉ का कुछ पोर्शन जो है ना वो कॉमन है। इथिक्स को फॉलो करते ही लॉ बनाए गए, एथिक्स को फॉलो करते हुए लॉ बनाए गए। तो लॉ इज इसेंशियल, इसलिए इसेंशियल होता है, जरूरी होता है। लॉ इज इसेंशियल्स एंड इंस्टीट्यूशनाइजेशंस और कोडिफिकेशंस ऑफ एथिक्स। क्या बोल दिया उसी का कोडिफिकेशन, लॉ का ही कोडिफिकेशन है क्या, इथिक्स। यानी कि इथिक्स का ही कोडिफिकेशन है लॉ इनटू अ स्पेसिफिक सोशल रूल, रेगुलेशंस एंड परसेप्शंस। ठीक है, perhaps the best way by visualizing the ethics and law is the term of two interesting, one second hold करना है, phone आ रहा है। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये टू इंटरेक्टिंग डोमेन्स हैं,
डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, ये दोनों ही अगर यहाँ पर क्या विजुलाइज कर रहे हैं हमने इसको, अगर एक इसके थ्रू क्या दिखाया जा रहा है, ये जो कॉमन पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन दोनों में क्या है, कॉमन है, जो यहाँ पर दिखाया गया कि चाहे वो एथिक्स से ही लॉ ड्राइव होता है, कभी लॉ को अनइथिकली नहीं बनाया जाता। कहते हैं ना यार, लॉ एथिक्स कोई फॉलो करता है, लॉ एथिकल है। एथिकल मतलब राइट एंड रॉन्ग के बीच में जस्टिस करने का काम लॉ का है। तो भाई सीधी सी बात है, एथिक्स से ड्राइव हुआ है लॉ। अब और लॉ में कोई धर्म की बात नहीं होती, ठीक है, लॉ में मर्डर की सजा उम्र कैद है ये लिखा है, लेकिन फिर वहां पे फैक्ट्स को देख के ही डिसाइड किया जाता है क्या राइट और क्या रॉन्ग था। लेकिन होता तो राइट एंड रॉन्ग के बीच में जस्टिस है। जो रॉन्ग होता है उसको पनिश किया जाता है, राइट होता है उसे अप्रिशिएट करते हैं और उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। Thus, in one sense, business ethics can be said to be begin where law ends. याद रखो, जहां जिसके बारे में लॉ नहीं बात करता वहां पे भी इथिक्स बात करता है। अभी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में लॉ नहीं बना है, बहुत सारी चीज नहीं है जिनके बारे में अभी भी लॉ नहीं बना है। जैसे कि एक प्लॉट खाली पड़ा है आपके मकान के पास, उसमें कचरा डालना किसी लॉ में नहीं लिखा है, ठीक है, कि नहीं डालोगे आप, लेकिन लोग डालते हैं, लेकिन इथिकली वो सही नहीं है। अगर आप देखो ना, लॉ तो वहां एंड हो जाता है, लॉ बोलता है सड़क पे कचरा नहीं करोगे, यहाँ नहीं कचरा फेंकोगे, डस्टबिन में डालोगे। कभी ये बोला कि खाली प्लॉट में कचरा नहीं करोगे, लेकिन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। कभी ये हमने देखा कि कई जगह पर लोग गंदगी कर देते हैं जबकि नहीं करनी चाहिए, वहां लॉ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ लॉ एंड हो जाता है लेकिन एथिक्स खत्म नहीं होता, या ये कह लो एथिक्स बियॉन्ड द लॉ जाता है। अब वहां पे भी आपको समझना चाहिए, किसी लॉ में नहीं लिखा कि अंधे को सड़क पार करानी है, किसी लॉ में नहीं लिखा कि अपाहिज को, किसी एक लाचार इंसान को भीख देना मना है, लेकिन एथिक्स यहाँ काम करते हैं, ठीक है। लॉ जब खत्म हो जाता है, हाँ लॉ में लिखा है कि आप किसी को पनिश नहीं कर सकते, किसी को हराश नहीं कर सकते, किसी को कहते हैं ना फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फायदा पहुंचाना भी तो एथिक्स है। फायदे के बारे में लॉ में नहीं लिखा, लेकिन नुकसान पहुंचाना अगर पहुंचाओगे तो एथिक्स में लिखा है और लॉ में लिखा है। तो हम कहते हैं बिगिन वेयर लॉ एंड बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद दोज इश्यूज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय लॉ, ठीक है। अंडरलाइन दिस वर्ड, एथिक्स उस चीज को कवर करते हैं जो कंप्लीटली कवर नहीं हो पाए लॉ के थ्रू, ठीक है। जैसे आज तक ये देखो, आज तक ये ट्रिपल तलाक वाला मुस्लिम का एक मामला था, लोग तलाक दे देते थे और उनका अपना अपना मैटर था, हम लोगों को ज्यादा मतलब नहीं रहता था, लेकिन लोग कहते थे यार दिस इज नॉट राइट, यहाँ प्रॉब्लम है। तो देखो तब लॉ नहीं था मुस्लिम में, तब लॉ नहीं था कि आप ट्रिपल तलाक का और ये सब और आप नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, लेकिन अब वो लॉ बना। लॉ बनने से पहले तब भी हम कहते थे ना ये सही नहीं किया उस इंसान ने, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये गलत है वगैरह वगैरह। तो भाई तब जब लॉ नहीं रहता है ना, तब भी एथिक्स होते हैं। तो इसीलिए लॉ जिन चीजों को कवर नहीं कर रहा है, एथिक्स उनको कवर कर रहा है, ठीक है। और वेयर देयर इज नो डेफिनाइट सेंसस ऑन एरियाज वेदर समथिंग इज राइट एंड रॉन्ग, जहां पर कंफर्म डेफिनाइट कोई सेंसस नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि क्या सही क्या गलत है, वहां पे भी एथिक्स काम करते हैं। हेंस इट इज ऑफन टू रिमार्क दैट वेनिस एथिक्स इज अबाउट द ग्रे एरिया। वेनिस एथिक्स क्या है, वो ग्रे एरिया है जो यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। business ethics is about the gray area of business where values are in conflict। ये वो एरिया है जहाँ पर लॉ और इथिक्स कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्टेड है, ना लॉ में लिखा है और ना वो इथिक्स में कवर हो रहा है। मतलब वन सेकंड क्या बोला, ग्रे एरिया ऑफ बिजनेस वेयर वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जहाँ पर वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट मतलब करती हैं एक दूसरे की पूरक कह लो, या एक दूसरे से जिनकी साठगांठ नहीं बनती। बाकी अगर देखा जाए तो एथिक्स इसके वाला जो एरिया है बियॉन्ड लॉ, ये वो एरिया है जो लॉ में कवर नहीं होता, और ये लॉ में कुछ चीजें कवर होती है। तो हम कह सकते हैं लॉ के बियॉन्ड ये सारा एरिया, ये किस में है, लॉ के बियॉन्ड है। और लॉ से जहां लॉ एंड हो जाता है वहां पे एथिक्स स्टार्ट हो जाता है, और उसको भी एथिक्स कवर करता है। तो कुछ एथिक्स को तो लॉ कवर कर ले रहा है, ग्रे एरिया को, बट रिमेनिंग एरिया जब लॉ खत्म हुआ तब भी एथिक्स चलता रहा। एथिक्स इन बिजनेस, अब कहाँ कहाँ बिजनेस में एथिक्स को हम फॉलो करेंगे। बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोसाइटी एंड हैंस द बिजनेस कैन कंटिन्यू वेल फॉर अ लॉन्ग। अगर हम चाहते हैं कि बिजनेस हमारा लॉन्ग पीरियड तक अच्छे से चलता रहे, इफ इट इज इग्नोर द सोशल वैल्यूज, तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोचें कि सोशल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाए, इफ
सोशल वैल्यूज को इग्नोर कर दिया तो आपका बिजनेस ज्यादा लंबे तक नहीं चलेगा। फिर से देखो, बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोसाइटी एंड हैज नो बिजनेस, अंडरलाइन दिस वर्ड, ये रह गया था, नो बिजनेस, कोई भी बिजनेस कैन कंटिन्यू वेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड इग्नोर द सोशल वैल्यूज। तुम सोच दो सोशल वैल्यूज को साइड में रखो, भाड़ में जाए समाज सेवा, हमको सिर्फ अपनी पेट पूजा करनी है, अगर ऐसा सोच कर अगर आप काम करते हो तो आपका बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ द पीपल ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज रिजल्ट इनटू द सोशल वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज व्हेन अडॉप्टेड बाय द बिजनेस हाउस, ठीक है, द बिकम बिजनेस वैल्यूज ऑफ कॉर्पोरेट वैल्यूज, ठीक है। और बिजनेस वैल्यूज को हम कह सकते हैं यही क्या है, बिकमिंग ऑफ बिजनेस वैल्यूज और कॉर्पोरेट वैल्यू, इनको हम कहते हैं। कॉर्पोरेट यानी बड़ी कंपनियों में, बिजनेस छोटा मोटा कोई भी हो सकता है, कॉर्पोरेट यानी बड़ी कंपनी में भी ये कल्चर होता है। अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन, बिजनेस एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज, डिसीजंस वेयर इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। ऐसे इश्यूज जहां पर हम ये सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इस चीज की सिचुएशन को इस बिजनेस सिचुएशन को, अंडरलाइन दिस वर्ड, एक्टिविटी को और इस टाइप के डिसीजंस को, जब हम ये सोचते हैं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो वो कहलाता है एथिक्स, ठीक है। यानी कि एक बिजनेस एथिक्स वो होता है जो स्टडी कर रहा है अलग अलग सिचुएशंस की, अलग अलग एक्टिविटीज की, अलग अलग डिसीजंस की, कि क्या सही है क्या गलत है, इनके बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है, एड्रेस कर रहा है इनको, तो वो एथिक्स है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 4.4 के बाद रेमन सी बाउमहार्ट कंटेंट, भाई नाम है कि पूरा ग्रंथ समाया हुआ है इसमें। ये बंदा क्या कहता है, द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली, ठीक है। कितनी आसान डेफिनेशन है और कितनी बढ़िया। बिजनेसमैन ये कमिट करता है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं कभी भी मस्ट प्रॉमिस टू पब्लिक दैट आई विल नॉट हार्म नोइंगली, यानी मैं जानबूझ के किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इस बात की मैं तुमसे क्या करता हूं, प्रॉमिस करता। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबको समझ में आया? बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन समझ में आई बच्चों? तो नहीं है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। मनीष मधुर, यस सर, अब आ रही है। समझ में आया? जी सर। डेफिनेशन से समझ में आया? डिफाइन कर दिया बंदे ने कि मैं जानबूझ के कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि सबका भला ही हो सके, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ। ये वो एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें तो एक बिजनेसमैन का एक कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस है पब्लिक से, एनवायरमेंट से, एक कंट्री से, एक पूरी यूनिवर्स से वो कमिट कर रहा है कि यार मैं नोइंगली आपका हार्म नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे चाइना ने नोइंगली हार्मफुल, अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस चाइना का फैलाया हुआ एक षड्यंत्र का पार्ट है, ठीक है, फैलाया गया एक वायरस है जिसको उन्होंने नोइंगली हार्मफुल एक वायरस मार्केट में या एक हर कंट्री तक पहुंच गया वो तो, ठीक है। तो उन्होंने जानबूझ के पहुंचाया है, मतलब कहते हैं ना रॉन्ग। और यहाँ पर अगर एथिकली अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं कर सकते, और चाइना ने ऐसा किया, इसको पनिश करना चाहिए, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट प्लीज। सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें। दीपावली आ रही है, हमारी मुहिम रहेगी कि हम हर हफ्ते आपको रियलाइज कराएं इस बार चाइना का कोई भी सामान नहीं खरीदना है, ठीक है, और इस चीज को स्प्रेड करना है। और मैं तो स्पेशली वीडियो बनाने वाला हूँ 8-10 मिनट का, ठीक है। और उस वीडियो में मैं सबको प्रमोट करूंगा कि भाई चाइना के प्रोडक्ट का बाइकआउट, जिन चीज़ों से हमारा घर रोशन हो सकता है लेकिन हमारा देश तबाह हो सकता है, नहीं चाहिए ऐसे रोशनी, ठीक है। ऐसी रोशनी हमको बिल्कुल नहीं चाहिए कि घर रोशन कर लो और देश को तबाह कर दो। हमारा बॉर्डर पर खड़ा हुआ आर्मी का बंदा, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दो। कोई जरूरत नहीं है वो चीज वो लगाने की, झालर लगाने की, और ये सब बढ़िया कुम्हार के बने हुए, हाथ के बने हुए दीपक खरीदना, जितना घर रोशन करना करो, ठीक है। उसमें डालो तेल, तेल भी अपने देश का, दीपक भी अपने देश का, और उसके अंदर बाती कॉटन भी अपने देश का, ठीक है। माचिस भी अपने देश के, कुछ नहीं रहना चाहिए चाइना का। दीपावली टोटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से होगी इस बार, ठीक है। सभी लोग, जी ये सर। आज क्या है, ओथ है आज की हमारी, ठीक है। जी सर। सभी लोग प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस। चैट में चाहिए मुझे, चैट में रिप्लाई करो सभी लोग, यस सर बोलो साहब। तो घर पे भी नहीं लाने देंगे मम्मी पापा को, घर पे भी मना कर देंगे नहीं लगानी ऐसी लाइट,
ठीक है, इससे कीड़े भी नहीं मरते। और दूसरी चीज याद रखना, हमारा जो इंडियन कल्चर है उसी को फॉलो करना चाहिए। दीपक जब हम जलाते हैं, बहुत सारे कीड़े, जो हमारे बहुत सारे मच्छर, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो दीपक की रोशनी में आके जल जाते हैं। और ये सीनरियां आप देखना, इन लाइट के पास आके कीड़े एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं डीजे की तरह, जैसे हम लोग डीजे पार्टी करते हैं ना, वैसा होता है। तो हम लोग को अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, और ये चीज हमको रियलाइज कराई। इस बार मूवी ने बताया कि पूरी दुनिया को हमने सिखाया से नमस्ते, हैंडशेक की जगह क्या करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। और यही हम, हमारा कल्चर भूल के हम बड़े स्टाइल में हाथ मिलाने पे आ गए थे, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे हम लोग। और इंडिया अगर कोरोना की इस महामारी से कहीं ना कहीं इतनी हद तक बच पाया, तो उसके पीछे भी हमारा खान पान, हमारा कल्चर, ये याद रखना। ठीक है, हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है, या ये जो भी कह लो आप, इसकी बदौलत हम बचे। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई बिकॉज वहाँ के लोग नॉन वेज बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज खाते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इसलिए देखने में तो दामदूत होते हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं है, सब कहते हैं ना, सब घुसा भरा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमको अपने कल्चर को फॉलो करना है। अभी भी लोगों को शर्म आ रही है प्रॉमिस करने में। ठीक है, कितने लोगों ने नहीं रिप्लाई किया? विशाल ने बोला यस सर आई प्रॉमिस, रूपाली, रितिका, कीर्ति, यूरे मनीष तो अलग से आएगा। दीपशिका क्यों, तुम्हारा घर बिल्कुल सीनरी लगाओगी क्या तुम? सर नो सर। नो सर, रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं फोटो खींच के रखूंगा इसकी, ये चैट जाती है, ये रिकॉर्डिंग रहेगी हमेशा। सर ये चैट का रिप्लाई जा नहीं रहा। अच्छा, तुम्हारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। दीपशिका तुमने क्यों नहीं रिप्लाई किया? ठीक है, दीपशिका को मतलब लगानी है लाइटिंग। दीपशिका की तो आवाज ही नहीं आ रही है, साइलेंट है क्या? सर आवाज नहीं आ रही थी। किसकी? अब तो आ रही थी बढ़िया। रिप्लाई तो कर सकते हो चैट में। बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, पूरी दुनिया बोल रही है, और हमको भी करना चाहिए, सिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है, नोइंगली हार्मफुल, यानी कि चाइना ने जानबूझ के फैलाया है, हमें उसको पनिश करना पड़ेगा। द बेनिस एथिक्स की अगर हम बात करें, द बेनिस एथिक्स ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट एथिक्स, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कॉर्पोरेट एथिक्स कहा जाता है। इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स दैट examines ethical principle and moral and ethical problems that arise in the business environment. It applies to all aspects of business conduct and is relevant to the conduct of individuals and the entire organization. ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं एग्जाम्पल दैट एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स और एथिकल प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, जिनकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, उनके बारे में एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? दे आर एथिकल प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट एंड रेलेवेंट टू द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कह सकते हैं इनको कॉर्पोरेट एथिक्स भी कहा जाता है, जिनकी वजह से कि मार्केट में एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किस तरीके से की जाएगी, किन सेट ऑफ रूल्स के थ्रू, किन एग्जांपल्स के थ्रू, किन प्रिंसिपल्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, तो उनको हम ओवरऑल कह सकते हैं कंबाइंडली कॉल्ड बिजनेस एथिक्स। Business ethics concerned itself with adhering to the social principle. इनको क्या कहता है? To the social principle of the situation in which business takes place. ठीक है, हम कह सकते हैं जो सोशल प्रिंसिपल्स हैं, जो अलग अलग सिचुएशन में, जिन सिचुएशन में बिजनेस चल रहा है, उनको हम कहते हैं itself बिजनेस एथिक्स। जिन सोशल एनवायरनमेंट में, जो सोशल सामाजिक सिद्धांतों पे हमारा बिजनेस चल रहा है, जिस सिचुएशन में चल रहा है, उसमें हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ रिप्लाई किया? रितिका, रूपाली, कौन है? रूपाली कौन सी? पूरा ही नहीं समझ में आया? बिजनेस एथिक्स किससे कंसर्न करते हैं? इटसेल्फ विद द अधेरिंग टू द सोशल प्रिंसिपल्स, सामाजिक सिद्धांतों से ये संबंध रखते हैं। ऑफ द सिचुएशंस ऑफ बिजनेस, जिन सामाजिक कंडीशन में, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझ लो, अगर हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वेट, अगर हमारा जो बिजनेस सिचुएटेड है वो इंडिया में, हमारा बिजनेस कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में, तो डेफिनेटली हम इंडिया के लोगों को सर्विस दे रहे हैं। अब हमारा अगर बिजनेस इंडिया में सिचुएटेड है, इंडिया में भोपाल में सिचुएटेड है, तो भोपाल में हमें देखना चाहिए सामाजिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है। कहीं ना कहीं बिजनेस एथिक्स इनसे बियॉन्ड नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं भोपाल में,
भोपाल में फॉर एग्जांपल ये चीज की बात करें कि भोपाल में कैसा कल्चर है, सिटी ऑफ लेक। भाई सीधी सी बात है, लेक की खूबसूरती तब है जब आप पानी को गंदा नहीं करोगे। गंदे पानी में कौन देखने जाएगा, गंदे पानी में कौन जाएगा उसके किनारे जहां पर स्मेल आ रही होगी। तो सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है भोपाल। तो भोपाल के लोग चाहते हैं कि यार कोई भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से, जो हमारी जो नेचुरल ड्यूटी है, इससे कोई छेड़खानी ना करे। तो कोई बिजनेस भी इनके बियॉन्ड नहीं जा सकता, उसे भी इस चीजों का ध्यान रखना है। भोपालियों को हरियाली पसंद है, तो हरियाली हमको भी मेंटेन करनी है। ऐसा बिजनेस हम लोग नहीं स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि पूरे पेड़ काट दिए और हमने अपना बिजनेस लगा लिया। यानी कि कहीं ना कहीं आपको किसको फॉलो करना है, सोशल प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना है। जिस सिचुएशंस में, ऑफ द सिचुएशन इन विच बिजनेस टेक प्लेस, जहां पर बिजनेस चल रहा है, यानी कि जिस जगह पर आप कहते हैं ना जैसा देश वैसा देश, जिस एरिया में आप जाओगे वहां के लोग जैसे रह रहे हैं, वहां के लोगों को जो मेजोरिटी ऑफ पीपल को जो पसंद है, उसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं करना। समाज चाहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं गुजरात अल्कोहल फ्री स्टेट, ठीक है, जिसको ड्राई स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। वहां पर भाई दारू बहुत बिकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर रखा नहीं है, क्योंकि चोरी छुपे आप बेचते हो तो पता नहीं वो तो अब किस तरीके से स्मगलिंग तो हर जगह होती है। तो वहां पर लोगों को पसंद नहीं होगा, लोगों ने बंद करवा दिया। अब बंद करवा दिया और कोई बिजनेस फिर भी वहां दारू मैन्युफैक्चर कर रहा है, यानी अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पर अल्कोहल बनाई जा रही है, ये गलत है। बिजनेस एथिक्स कभी भी स्टिल विद अदरिंग टू द सोशल प्रिंसिपल, सामाजिक सिद्धांतों के ऊपर चलता है, उनके बियॉन्ड नहीं जा सकता। और सामाजिक सिद्धांत को डिपेंड करते हैं जैसे जगह वैसे सिद्धांत। जैसे हमने कहा ना भोपालियों का, भोपाली ज्यादा मतलब चूजी होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, हरियाली के लिए। यहाँ के लोगों को तालाब बड़े पसंद होंगे क्योंकि वो बचपन से आ रहे हैं। अब अगर तुम जैसलमेर चले जाओगे, जहाँ रेतीला इलाका है, नन्हे जैसलमेर मूवी देखना आपको समझ में आएगा। भाई वहां के लोग, वहां तो हरियाली बहुत कम होगी, लिमिटेड होगी, वहां के लोगों को हो सकता है वो चीज पसंद ना, वहां के लोगों को वहां का कल्चर पसंद होगा। तो हमें उस कल्चर को खत्म नहीं करना है, उसी के अंदर अंदर काम करना है, बियॉन्ड द कल्चर नहीं जाना है, बियॉन्ड द सोशल प्रिंसिपल काम नहीं करना है। एक बिजनेस एथिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी को कंटिन्यूसली, मतलब उसने इस पैराग्राफ के थ्रू ये डिफाइन करने की कोशिश की है, समझाने की कि बिजनेस एथिक्स कभी सोशल प्रिंसिपल के बियॉन्ड जाके नहीं फॉलो किए जा सकते, क्योंकि सोशल प्रिंसिपल जो समाज चाहता है उसी को हम फॉलो करेंगे। समाज चाहता है कि बिजनेस अच्छी सर्विस दे, लोगों को हेल्प करे, लोगों का फायदा पहुंचाए, एनवायरमेंट को सेफ रखे। कौन चाहता है यार, आज ये बता दो, कोई भी बंदा, इवन मैं इतनी भी गारंटी देता हूँ, अगर कोई अगर ऐसी जगह पे रह भी रहा है जहां पर बहुत गंदगी है, तो वो भी यही चाहता है कि काश ये साफ हो जाए। और अगर कोई कंपनी आके और गंदगी बढ़ाए दे रही है तो ये तो गलत है यार। अगर कुछ ऐसा काम करे जिससे कि वो सही हो जाए तो फिर अच्छी बात है। सोशल प्रिंसिपल के बाहर जाके आप काम मत करो। सोशल प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करेंगे, ऑफ द सिचुएशन इन विच बिजनेस, जैसा जिस सिचुएशन में बिजनेस काम कर रहा है या जिस एरिया में बिजनेस काम कर रहा है, जिस जगह पर बिजनेस काम कर रहा है, उस जगह के अकॉर्डिंग हमको फॉलो करना है। जैसे हमारे यहाँ का कल्चर कहता है, याद करो हम लोग बात इंडियंस बात करते हैं, हमारा कल्चर हमारी संस्कृति। अगर हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे और कोई कंपनी आती है बोलती है वेस्टर्न कल्चर फॉलो करो, हम उसको मारेंगे, भगा देंगे। कैसी बात कर रहे हो तुम, अपना कल्चर यहाँ क्यों ला रहे हो, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, देख लिया तुम्हारा कल्चर, देख लिया तुम्हारा कल्चर, जहाँ पर तुमसे कोरोना की वजह से कितने सारे लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, अगर तुम्हारा कल्चर इतना अच्छा था तो कहाँ गई तुम्हारी इम्यूनिटी, तुम क्या खाते हो तुम लोग। ठीक है, तो वो लोगों के हिसाब से वहाँ का कल्चर ठीक है, हमारे लोगों के हिसाब से हमारा कल्चर ठीक है। हिंदुओं के हिसाब से हम लोगों को जलाया जाता है और उनके अकॉर्डिंग दफनाया जाता है। देखो हमारा कल्चर कितना बढ़िया है, उस इंसान जिसकी डेथ हो गई उसको क्या रखना, उसको हमने जला दिया, जगह का कंजम्पशन नहीं हो जाता। अब अमेरिका में देखो एक बड़ी समस्या आ रही है, डेथ इतनी ज्यादा हो रही है कि उनको दफनाने का प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ तो नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर इतना सही है, एकदम लॉजिकल साइंटिफिकल बना हुआ है यार। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, हमने उसके अकॉर्डिंग कर दिया। लेकिन फिर अलग अलग कल्चर है हमारे यहाँ, तो खुद ही देखो, अगर इंडिया में आप देख लो तो शमशान घाट भी है और कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान वालों को कितनी प्रॉब्लम होती है, उनको जगह चाहिए यार, एक इंसान मरने के बाद भी जगह नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें सोशल कल्चर की अगर हम बात करें तो जैसा देश वैसा भेद होता है, आपको उनके अकॉर्डिंग उनका कल्चर होगा, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है उनके कल्चर की वजह से। ठीक है, चलो ये कोई बात समझ में आया। यानी बिजनेस एथिक्स बियॉन्ड द कल्चर, बियॉन्ड द सोशल प्रिंसिपल नहीं जाना चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग हमसे कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना होप लगा के बैठे हैं एक बिजनेस से, ये बिजनेस जैसे जियो आया तो सब लोगों को होप किया कुछ तो रिवॉल्यूशन आएगा, पर अगर सच में आज बोल दे कि नहीं मैं तो आज 1 मिनट कॉल करने का 1 रुपये मैं भी लूंगा, तो यार कितना अजीब सा लगेगा। तो
उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। वो अलग बात है, उसका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी सबका फायदा पहुंचाना ही कहीं ना कहीं बिजनेस इथिक्स होता है, और नोइंगली हार्मफुल तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर इसमें देखो तो कोई भी कीवर्ड नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी डेफिनेशंस को ही एलोबरेट कर रहा है, और ऐसा आएगा भी नहीं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इथिक्स इन बिजनेस क्या होता है, और उसका ये हो गया एक डेफिनेशन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। और दूसरी डेफिनेशन ये रेमंड डी बाउमहर्ट कंटेंट की अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, जो कि मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन इसका नाम टफ लग रहा है। ठीक है, अगर नाम याद रह जाए तो अकॉर्डिंग टू रेमंड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज इथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट प्रॉमिस टू द दैट ही विल नॉट हार्म। मैं जानबूझ के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। देखो, अनजाने में तो आपसे भी चींटी मर जाती है, अनजाने में आपसे भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जानबूझ के किसी के साथ कुछ करना ये बहुत गलत है। आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, फिर तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है, लेकिन कोशिश करो कि चाहे मुझे कुछ हो जाए, सामने वाले को कुछ होना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा क्या होता है, हमारे घर में शिक्षा ही हमको ऐसे मिलती है कि अपनी जान बचाओ, दूसरा हमारे को मारे। ये गलत है यार। ठीक है, और इसीलिए फिर आपके ऊपर केस होता है। इसलिए हमेशा इस चीज की कोशिश करो, क्योंकि क्या तुमने देखा होगा, बड़े बड़े लोग इतनी खतरनाक खतरनाक गाड़ियां रखते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो सामने वाला उसके कहते हैं ना, पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, बॉडी पार्ट्स, और तुम बिल्कुल सेफ। तो ये सब जानबूझ के क्या है, मतलब पैसे की वजह से ये उनका फायदा है, लेकिन वो जानबूझ के तो नहीं करते ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारा कुछ नहीं होगा तो हम तो सबको मारे, कहते सबका दिन आता है। ठीक है, फिर 1000 फुट गहरी खाई में अपनी कार को डाल कर देखो, गिराओ ऊपर, फिर देखते हैं तुम कैसे बचते हो। फिर कोई नहीं बचेगा भाई। तो कहीं ना कहीं है, हर एक चीज का एक लिमिट है, हर एक चीज की मतलब कैपेसिटी है, और इसलिए नोइंगली किसी को हार्मफुल या नोइंगली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यही। और अलग लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं डेफिनेशन बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी यही कहती है कि हम कोशिश करते हैं कि हमसे जानबूझ के कोई नुकसान ना हो, और अगर नुकसान हो भी तो अगर एथिकली हमसे जितनी भरपाई हो सकती है करना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एक्सीडेंट हो भी गया, आपने नोइंगली नहीं किया, लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना, और अगर वो आपकी गलती थी सच में तो उसको उसका कंपनसेशन भी देना, अगर आप कैपेबल हो। क्योंकि कैपेबल होंगे तभी आपसे एक्सीडेंट होगा, याद रखना। क्या पैदल चलते हुए इंसान से किसी का एक्सीडेंट हो सकता है? मुझे नहीं लगता। एक गरीब आदमी तो साइकिल और पैदल ही चलता है, एक मिडिल क्लास बाइक से और कार से चलता है, एक रिच क्लास पर वो अपना प्राइवेट जेट लेके चलता है, तो उससे भी कम ही चांस रहते हैं। लेकिन होते हैं कुछ सलमान खान टाइप के लोग, चढ़ा देते हैं कार। ठीक है, फुटपाथ पे पूरा इंसान पे कार चढ़ा देती है, चल रहा है उसका मैटर। तो भाई उसने नोइंगली उसने नहीं किया, उसके ड्राइवर की गलती हो सकती है, जिसकी गलती है, लेकिन जो भी है फुटपाथ पे पूरा इंसान पे गाड़ी चढ़ाना है, गलत बात है। तो नोइंगली अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो तो आपको पनिश किया जाता है, और इसीलिए जैसे वो एक हिट एंड रन केस में सलमान फंसा हुआ है, हिट एंड रन केस में फंसा, वो तो नोइंगली है ना, जानबूझ के यार तुम क्यों। और दूसरी चीज, एक इंसान अगर मारता है, कॉमन मैन, एक गरीब आदमी, सपेरा भी हम हमारे इधर देखे, हमने सपेरे लोग ये सफेरन वगैरह मारते रहते हैं, लेकिन वो गरीब लोग हैं, उनका उनका वो उसमें नहीं होगा केस, और वो भी जाएगा तो 6 महीने छूट जाएंगे। लेकिन ये सेलिब्रिटी लोग हैं, यही लोग शिकार करेंगे, यही हंटिंग वाला काम करेंगे, तो फिर तो सोचो पूरी दुनिया इनके पीछे भागती है। ये लोग फटी जीन्स पहन लेते हैं, पूरी दुनिया फटी जीन्स पहनती है, इसीलिए वो नोइंगली कोई काम नहीं करेंगे। अभी एक नया एक्ट आया, अगर तुमको पता हो तो, अभी इसको हम लॉ में बात कर रहे हैं, तो लॉ में अभी एक नई चीज आ चुकी है। अगर जो बंदा जिस चीज का प्रमोशन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान अगर फेयर एंड हैंडसम और इन सब का ऐड कर रहा है, या यामी गौतम फेयर एंड लवली का ऐड कर रही है, और अगर बंदे को प्रॉब्लम हो गई उससे, किसी बंदे को उस प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हो गई, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलिब्रिटी को भी लेनी पड़ेगी, ब्रांड एम्बेसडर को भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज तुम्हारी वजह से। क्या अब यामी गौतम अभी भी कर रही है, लेकिन मैं टीवी नहीं देखता हूँ, क्या यामी गौतम अभी भी फेयर एंड लवली का ऐड कर रही है? हो सकता है बहुत सारे लोग छोड़ेंगे वैसे ऐड, जो सच में जिसमें रिजल्ट नहीं मिलते और जिससे नुकसान और होता है, तो छोड़ सकते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करना पड़ेगा। जैसे वो 10 रुपए का थम्स अप जिसको सलमान खान सालों से ऐड कर रहा है, जिसका माउंटेन ड्यू जिसका ऋतिक रोशन ऐड करता है, सालों से ये लोग ऐड किए चले जा रहे हैं, और जब इनसे बोलो यही कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो उबल देंगे मुंह में डाल। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये बहुत बेकार चीज है। तो हम लोग उनकी बातें क्यों करें? इसीलिए अब इसके ऊपर स्टैंडर्ड आ गया, अब इसके ऊपर लॉ बन चुका है, और ये बहुत बढ़िया एक नया कंज्यूमर एक्ट पास हो चुका है, या कह लो नई गाइडलाइन आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग ऐड करने वाला भी फंसेगा और प्रोडक्ट बनाने वाला भी फंसेगा। अब सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इंडियन सेलिब्रिटीज को, वैसे भी तुम लोग देख ही रहे हो, इंडियन सेलिब्रिटीज की हालत खराब है, जो लोगों ने बहुत पैसा कमाया सुशांत सिंह के जाने के बाद। ठीक है, तो
हमको नोइंगली किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है। या खुद बताओ, कोल्ड ड्रिंक का ऐड कर रहे हो आप और आपको खुद पता है कि हम इसको कभी नहीं पिएंगे, हम उनको खुद पता है कि मैं नहीं पीऊंगा इस कोल्ड ड्रिंक को कभी भी, एक घूंट भी नहीं गटकूंगा इसका, क्योंकि इसमें 10 गुना ज्यादा शुगर रहती है एक चाय से। और उस कंटेंट को जब मैं गटकने की बात कर रहा हूँ, मैं सेलिब्रिटी से बोल रहा हूँ तुम इसे पी के देखो तो नहीं पी रहा है, यानी वो जानता है वो हार्मफुल है और फिर भी तुम उसका ऐड कर रहे हो, तो यहाँ तो क्या हो गया बोलो? ये अंडरलाइन करो दिस वर्ड। नोइंगली हार्मफुल कर रहा है ना, वो नोइंगली आपको नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा, उसे पता है कि इस चीज के ऐड से नुकसान होगा, फिर भी तुम क्या कर रहे हो? उसका प्रमोशन कर रहे हो। यार बहुत बढ़िया चीज लाई है इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं इसको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। और हमें इस चीजों से हमेशा अवेयर रहना चाहिए। हमें मार्केट में हम देखते हैं ये ऐड वो ऐड, शाहरुख खान का फ्रूटी वाला है, देखा ही होगा सभी ने। तो इस तरीके से आपको अगर कोई जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहा है तो वो बिजनेस एथिक्स के भी बाहर जा रहा है, और अब इस पे लॉ बन चुका है। जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली बहुत अच्छी आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं कि इस पर एक अच्छा रिवॉल्यूशन आएगा। ये जो घटिया चीज़ों का ऐड करते हैं सेलिब्रिटी, इन पे केस होंगे, इनकी अकल ठिकाने आएगी। वैसे तो सुशांत सिंह ने आधे से ज़्यादा सेलिब्रिटी की अकल जो है वो ठिकाने पे ला दी है। अब बिजनेस फॉर प्रॉफिट हम बात करें तो क्या है, हर बिजनेस सर प्रॉफिट के लिए तो काम करता है। यार प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं है, क्यों नहीं है बुरी बात? क्योंकि किसी बिजनेस की ग्रोथ भी प्रॉफिट से होती है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये बताओ सरकार को टैक्स कौन देगा? और सरकार को जो टैक्स नहीं देगा तो ये बताओ जो हमको मिलने वाली सब्सिडी कहाँ से आएगी? और हमको जो मिलने वाली सब्सिडी तो दूर है, ये सड़कें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मिलने वाली बहुत सारी सुख सुविधाएं कहाँ से आएंगी? तो प्रॉफिट नहीं होगा तो डेफिनेटली टैक्स नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं ओवरऑल हमारे जो कंट्री, या हम कह सकते हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉफिट तो कंपलसरी होता है। आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, प्रॉफिट के लिए कोई भी बिजनेस काम करता है, इसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना होता है। आज जियो को प्रॉफिट नहीं होता तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां जियो में इन्वेस्ट कर रही होती है? बिल्कुल नहीं कर रही होती, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ सब जानते हैं और इसीलिए बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट किया जा रहा है अलग अलग कंपनियों द्वारा। चलो, तो हम बात करें, इट वुड मीन दैट बिजनेस एथिक्स डज नॉट कम विद इन द कॉन्फ्लिक्ट कन्फाइंड confines of ethics, ठीक है? Business ethics does not come with the confines of ethics as Adam Smith कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आगे लिखा भी हुआ है, इज दैट, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर है, पीपल ऑफ सम ट्रेड seldom come together. The people of the some trades seldom come together even for merriment and diversion, but the conversion ends and conspiracy against the public। देखो क्या होता है, कभी कभी तुमने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन एक साथ मिलकर आ जाते हैं और फिर पब्लिक को हार्मफुली ठगने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज टेलीकॉम कंपनियां सारी एक हो जाएं जियो के साथ, बोलते हम भी तुम में ही मिल जाते हैं, देखो यार अलग बंदे से अच्छा है तुम में ही मिल जाते हैं, और फिर सब मिलकर कस्टमर को ठगते हैं। तो ये भी सही नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पब्लिक, और कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं ये लोग कि पब्लिक के अगेंस्ट में, और इन सम contrivance to raise prices. People find mechanism to generate the highest possible return when conducting a business. No one hold to against a worker for demanding high wages or landlord for increasing the rent. Their actions are not considered legal or unethical। ठीक है, हम कह सकते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दोबारा थोड़ा सा इस लाइन को पढ़ेंगे हम लोग, लास्ट की 2 लाइन को दोबारा
आवाज आ रही? ठीक है, लाइट चली गई है। देखो, पीपल फाइंड, यहाँ से दोबारा से ध्यान देना, पीपल फाइंड मैकेनिज्म टू जनरेट द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न। सर आवाज डबल हो रही है। वन सेकंड, तो जो माइक ओपन कर लिया था मैंने। People find mechanisms to generate the highest possible return when conducting business। ठीक है, जहां पर वो क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप भी एक बिजनेसमैन होते हैं तो आप लोग क्या ढूंढते हैं, या आप एक इन्वेस्टर, आपको पैसा लगाना है किसी कंपनी, आप कौन सा बिजनेस चूज करोगे? जो बहुत अच्छा रिटर्न देता है उस बिजनेस को चूज करोगे, या उस बिजनेस को चूज करोगे जो रिटर्न ही नहीं देता है, लॉस जनरेट करता है? यानी एज अ इन्वेस्टर सोच लो या एज अ बिजनेसमैन, मैं उस बिजनेस को चूज करूंगा जिसमें अच्छा रिटर्न है। तो यहां पर क्या होता है, नो वन होल्ड्स टू अगेंस्ट अ वर्कर फॉर डिमांडिंग हायर वेजेस। ठीक है, ना कि लोग इस पर फोकस करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं बोलता कि यार वर्कर को ज्यादा पेमेंट करो। मेरी अगर कंपनी है तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं अपने वर्कर को बहुत पेमेंट करूं, मतलब नॉर्मली। बाकी अगर हम बात करें, कुछ गुजराती भाई ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अपना सब कुछ अपने एम्प्लॉयज पर उठा देते हैं। तो नो वन होल्ड्स टू अगेंस्ट worker for demanding high wages or landlord for increasing the rent। ठीक है, मतलब ना तो वो ये बोलते, मकान मालिक जिस ऑर्गेनाइजेशन में, हम अपने मकान मालिक से कभी बोलेंगे भाई हमारा रेंट बढ़ा दो, कभी हम ये बोलेंगे वर्कर को हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा दें। इसके लिए हम कभी एक इन्वेस्टर कभी डिमांड नहीं करता है। देयर एक्शन आर नॉट कंसिडर्ड इलीगल। लेकिन ये इलीगल और अनएथिकल नहीं होता, बहुत बढ़िया यहाँ पर समझाया गया। ये इथिकल अनइथिकल नहीं कहेंगे थे, और इन्हें ये ना ही इलीगल है। मतलब कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहता यार, क्यों? क्योंकि सबको पता है अगर वर्कर को हम इतनी सैलरी दे देंगे, इतना प्रॉफिट भी नहीं कर रहे, तो ये बताओ हमको क्या बचेगा? ठीक है, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं ये 7 साल से ये कोचिंग लाइन हूँ, मतलब मेरा कभी मुझे ऐसा ही लगता है कि मतलब मैंने इससे बहुत कुछ कमा लिया होगा पिछले 7 सालों में, बस अपना घर पानी या दाल पानी कहते हैं ना, वही चला होगा। तो लेकिन फिर भी हमारे मकान मालिक ने रेंट बढ़ाने का हमसे नहीं कहा, और हमने खुद ही उससे कह दिया कि भाई रेंट बढ़ा दो, तो ये तो कोई नहीं कहता। लेकिन अगर हमने नहीं कहा तो ये नहीं हमने गुनाह कर दिया, जितना डिसाइड हुआ तो वो तो दे ही रहे, और ये ना ही तो अनएथिकल है और ना ही इलीगल है। आगे देखो, प्रॉफिट आर द जस्ट वेज फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। खुद सोचो, जिस बंदे ने बिजनेस को स्टार्ट किया है उसने भी तो क्या किया है, वो भी तो एक, उसको जो प्रॉफिट होगा वो उसका क्या है, वेजेस ही तो होगा। मुझे अगर इस कोचिंग को या इस क्लास को पढ़ाने की वजह से अगर कुछ प्रॉफिट हो जाता है वॉट एवर अमाउंट, तो मुझे कुछ नहीं पता, तो वो मेरी क्या है, वही तो मेरी सैलरी है। आज अगर मैं बताऊं तो इस क्लास को चलाने की वजह से लास्ट में जो कुछ बचता है वही तो हमारा हिस्सा होता है। अगर आपने, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, लास्ट में बचा कुछ। ठीक है, एक अक्सर एक कहावत है कि ठंडी रोटियां उसी को नसीब होती हैं जो घर में कमाने निकलता है। ठीक है, सीधी सी बात है, लास्ट में बचा खुचा उसी को मिलता है जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। अब ये होता है कभी वो ज्यादा बच जाता है, कभी कम बच जाता है। ठीक है, कभी ज्यादा बच जाता है, कभी कम बच जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कहावत है कि भाई बचा खुचा उसी को मिलेगा जो कमाने निकल रहा है, तो वही तो प्रॉफिट है। अगर मुझे प्रॉफिट अगर किसी साल हो गया तो वो मेरा रिम्यूनरेशन है, क्योंकि मैंने इससे पहले तो कुछ लिया ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो भी तुम लोगों से फीस आती है उससे सबसे पहले मैं अपना घर बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, स्टाफ, और लास्ट में बोलूंगा अरे कुछ नहीं बचा और स्टाफ को सैलरी नहीं दूंगा। ऐसा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ना है, सबसे पहले मैं रेंट देता हूँ लैंडलॉर्ड को, जिस जगह पर हम बैठ के पढ़ रहे हैं ऑफिस का। दूसरे नंबर पर हम सैलरी देते हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैंने कोई लोन ले रखा है तो उसकी EMI देता हूँ, इट मीन इंटरेस्ट पे करता हूँ। चौथे नंबर पे क्या होता है, और भी अगर मेरे पास एम्प्लॉइज वगैरह है, वर्कर वगैरह, तो वेजेस, ये सारी चीजें चुकाने के बाद, यानी इकोनॉमिक्स में कह सकते हो वेजेस और ये सब अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि रेंट, ऑर्गेनाइजेशन को खर्चा, वेजेस वगैरह, और लास्ट में जो कुछ बचता है वो मेरे लिए मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट इसीलिए अनएथिकल नहीं है क्योंकि जिस बंदे ने उस बिजनेस को स्टार्ट किया उसके लिए वो जस्ट लाइक वेजेस है। और इसी को यहाँ पर बोल भी रहा है कि प्रॉफिट
are the just wages for invested capital and आवाज आ रही? अब लाइट आई, थोड़ी देर हो सकता है प्रॉब्लम है तो मैं इसीलिए कंफर्म कर रहा हूँ। आ रही है आवाज विशाल? यस सर आ रही है। wages for invested capital and entrepreneurship. Hence, these should be not be resulted आना चाहिए, resulted and should resulted आएगा, should not be resulted and should be left alone outside the boundaries of ethics. यानी प्रॉफिट अर्न करना ये नहीं है कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ एथिक्स है, एथिक्स नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि ये अनएथिकल है। Hence, अगर हम बात करें तो बिजनेस is for profit, the just reward for doing business lies in the excess of return received on the investment। ठीक है, तो ये हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर जो मुझे रिटर्न मिलना चाहिए वही तो मिल रहा है। अब बस ये है किसी को ज्यादा एफर्ट करोगे तो ज्यादा। एक चीज ये जरूर होती है, अक्सर ये मतलब हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ाते हैं कि, और तुमने एक चीज और देखी होगी कि बिजनेस स्टडी में टेलर वगैरह के जो प्रिंसिपल थे वहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, प्रिंसिपल ऑफ कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था मेंटल रिवॉल्यूशन, कि वर्कर को लगता है कि पूरा काम हम करते हैं लेकिन सैलरी मैनेजर की जाता है, मैनेजर सोचता है ये लोग तो हमेशा काम चोरी करते रहते हैं। ये जो चीज थी, इन चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। कभी भी अगर हम ऐसा सोचेंगे तो खुद बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ काम करते हैं? प्राइवेट कंपनियों में ना। अगर वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती तो सोचो इतने सारे लोगों के घर चल रहे होते क्या? नहीं। यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी गलत, हम ये नहीं कह सकते कि वो लोगों को ठग रहा है। तो लोगों को ठग रहा है, छोड़ दो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको पब्लिक बाइकआउट करेगी, तुम क्या, तुम थोड़ी देर करोगे। आज हम ये नहीं कह सकते आईफोन ठग रहा है लोगों को, अरे भाई क्वालिटी दे रहा है तभी तो महंगा प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब तुम एंड्रॉइड लो ना, आईफोन लेने के लिए क्या तुमने बनाया है क्या आईफोन? तुमने इन्वेंशन किया था? नहीं ना, मत लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो गलत दे रहा है, वो महंगा प्रोडक्ट दे रहा है, मत खरीदो। तो कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग कभी भी अनएथिकल नहीं हो सकती। इसको उसने आपको एक स्टोरी के माध्यम से भी सुना दिया कि जैसे हम खुद कभी इस चीज के लिए डिमांड नहीं करते, इन्वेस्टर एज अ इन्वेस्टर की भाई वेजेस बढ़ा दी जाए, रेंट बढ़ा दिया जाए, और रेंट बढ़ाने के लिए खुद से नहीं बोलना जिस तरह अनएथिकल नहीं है, ठीक है, उसी प्रकार से प्रॉफिट के लिए भी प्रॉफिट भी अनएथिकल नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट अर्न करना हर एक बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट है, तभी वो बिजनेस चलेगा। कब तक आप जीरो पे काम करोगे? एक दिन तो आप सोचोगे यार कि अब कुछ ज्यादा कमाना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा इंसान, देखो एक होता है कि यार फिर उसे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, तो फिर अच्छी बात है, फिर वो कर रहा है। लेकिन अगर उस इंसान की कुछ शौक है, कुछ उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली फिर वो, या फिर सही जॉब करता तो मुझे is not illegal। सॉरी, प्रॉब्लम हो गई थी, अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, आवाज आ रही है अब? हाँ आ रही है, ठीक ठीक। बिजनेस एंड एथिक्स के बारे में अगर बात करें तो नो मैटर्स हाउ हार्ड वन ट्राइज, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता कि किसने कितनी मेहनत की। इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट लाइफ फ्रॉम बिजनेस। हम ये सोच ही नहीं सकते कि विदाउट बिजनेस हमारी लाइफ चल सकती है। फॉर अ बिजनेसमैन, बिजनेस इज लाइफ। फॉर अ बिजनेसमैन बिजनेस इज लाइफ। जैसे एक एम्प्लॉयज के लिए सैलरी इज लाइफ, एक घर चलाने वाले के लिए फैमिली इज लाइफ हो सकती है, सैलरी इज लाइफ हो सकती है, एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस इज लाइफ। महात्मा गांधी 1948 में क्या कहते हैं? स्टेट। महात्मा गांधी ने कहा अब तो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, राष्ट्रपिता ने कहा ये बात, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस। महात्मा गांधी ने कितनी बढ़िया बात कही, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस। ईमानदारी से बिजनेस करोगे तो लोग तुम्हें खा जाएंगे। इस चीज को हमने देखा है, तो ऐसा होता है सच में। अगर आप ज्यादा ईमानदारी करोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाना शुरू कर देंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं कि आप कितने ईमानदार हो। और ये चीज मैंने कोचिंग की लाइफ में और इसके अलावा मैंने कई जगह मैंने फील किया है। अगर हम सोचते हैं ना कि हम सबके प्रति बहुत ईमानदार हो जाए, सच में आप फिर भूल जाओ कि बिजनेस इज योर लाइफ, बिजनेस में तबाह करके रख देगा, फिर बंद करो बिजनेस। यानी बिजनेस में थोड़ा सा
ऑनेस्टी को कम दिखाओ, थोड़ा अपने हिसाब से भी सोचो। व्हाट इज ट्रू? व्हाट इज ट्रू इज दैट ऑनेस्टी इज इनकम्पेटेबल विद अमेजिंग अ लार्ज फॉर्च्यून। अगर हम क्या हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है क्या सच में ऑनेस्टी कंफर्टेबल नहीं है अगर बड़े लेवल पर पहुंचना है तो आगे क्या बोला है, द बिजनेस वर्ल्ड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, एज इट इज कंसर्न्ड विद द लाइवलीहुड ऑफ पीपल। बिजनेस एक्टिविटी टू इज सब्जेक्टेड टू द कोड ऑफ कंडक्ट विदाउट एनी एक्सेप्शन। Therefore, there is no separate business ethics for businessmen. कोई separate ethics हम businessmen के लिए नहीं बात कर सकते. As a ethics applies to all the activities of people. Consequently, we have to keep business within the bound of ethics. यानी सभी corporate world के लिए common ethics बना दिए गए। आप उससे हट के करते हो तो अलग बात है, लेकिन हम कह सकते हैं हर एक बिजनेसमैन के लिए हमने लॉ बनाया। जैसे कोचिंग के लिए लॉ क्या चल रहा है कि आप कोचिंग चलाओगे, या अभी कोरोना के टाइम पर गाइडलाइन है कि आप कोचिंग में बच्चों को नहीं बिठा सकते वगैरह वगैरह। तो हम नहीं बिठा रहे तो कोई नहीं बिठा रहे, लेकिन मैं आपको लिटरली बता दूं, सुनने में आ रहा है कि कई जगह पर लोगों को 10-10, 15-15 लोगों को बिठा के पढ़ा रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है भाई। अगर सरकार आपसे बोल रही है आपको वो फॉलो करना चाहिए, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक्शन होना चाहिए, और एक दो लोगों के ऊपर एक्शन हुआ भी है। लेकिन क्या होता है, जब तक जिसके ऊपर एक्शन नहीं होगा वो नहीं समझता। अभी कल की बात है, एक जगह 10,000 रुपये का फाइन लगाया। अब ये 10,000 रुपये का फाइन कुछ भी नहीं है, अगर बड़ी कोचिंग होगी तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हाँ इससे उसको अकल ठिकाने आई होगी कि ऐसा ना हो कि कल मैं ये काम करूँ कल फिर से मेरी फाइन हो। तो ओवरऑल आप इस तरीके से देख सकते हो कि नो सेपरेट बिजनेस एथिक्स फॉर बिजनेसमैन, यानी कि बिजनेस एथिक्स हमने जो बनाया ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बना दिए भाई, मेरे लिए किसी और के लिए नहीं बनाए। ओवरऑल सबके लिए बिजनेस एथिक्स है कि किसी का बुरा मत करो। ऊपर जो डेफिनेशन थी रेमंड के अकॉर्डिंग, रेमंड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या थी कि नोइंगली हार्मफुल मत करो, और यही एथिक्स सबके लिए चलता है। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में यही एथिक्स चलता है, किसी के लिए सेपरेट एथिक्स नहीं बनाया जाता, सबका एक ही एथिक्स होता है कि उसी एथिक्स के बियॉन्ड जाके आप काम नहीं करोगे। बिजनेस एक्टिविटी टू सब्जेक्टिव टू द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इंडस्ट्री में प्रिस्क्राइब किए गए। अगेन देखना, कोड ऑफ कंडक्ट विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं डाला गया। सबको बोला गया देखो भैया एनवायरनमेंट को सेफ रखना, सबको रखना है, कचरा नहीं करने का, समझा, सबको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक को बोल दिया नहीं तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देयरफॉर देयर इज अ नो सेपरेट बिजनेस, कोई सेपरेट बिजनेस एथिक्स नहीं बनाया गया फॉर बिजनेसमैन। वो अपने हिसाब से फॉलो कर सकता है, वो अलग बात है। मेरा बिजनेस एथिक्स कहता है कि यार लो गरीबों की हेल्प करूँ, लेकिन ऐसा किसी लॉ में नहीं लिखा है, सबको एक जैसे फॉलो करना है। कैरेक्टर ऑफ बिजनेस की हम बात करें, इसका चरित्र या इसकी विशेषता की हम बात करें, देयर आर टू पोल्स ऑन एवरी मार्केट। हर एक मार्केट के दो पोल्स होते हैं या दो पहलू होते हैं। वन आस्क्ड टू टाइटल, वन आस्क्ड टू मच, ठीक है, लिटिल है, सॉरी यार टाइटल बोलो। वन आस्क्ड टू लिटिल एंड वन आस्क्ड टू मच। टू मच यानी बहुत ज्यादा या बहुत कम, तो ये बहुत छोटा। सो से रूशियन प्रोवर्ब is there a concept called balanced profit, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट के मामले में उन्होंने कहा कि बैलेंस प्रॉफिट एक रशियन कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। द बिजनेस इज इन द सोसाइटी रिफ्लेक्ट इट्स कैरेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनेशनल, इट इज corruptions perceptions index gives Finland, Denmark and New Zealand in the first place with 9.4 points. India is a way of down to at 72 with just 3.5 point in the scale of 10. मतलब कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे जोर देते हैं। अगर हम इसकी हम बात करें तो लोगों ने कहा कि उतना ही बैलेंस प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, और ये चीज अगर हम न्यूजीलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड की बात करें, और आपको ये कंट्री बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं लेकिन यहाँ पर इक्विलिटी बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। न्यूजीलैंड और फिनलैंड और इनकी नॉर्वे वगैरह की बात करें तो इनका इंडेक्स जो है 9.4 पॉइंट है आउट ऑफ 10। वहां पे बैलेंस प्रॉफिट की बात करें तो सब लोग कितने खुश हैं, यहाँ का हैप्पीनेस का इंडेक्स भी देखोगे तो बहुत अच्छा है, जबकि इंडिया इसमें 72 नंबर पर आता है और इसके पास सिर्फ कितने पॉइंट्स हैं, 3.5। क्योंकि तुम देख ही सकते हो, एक तरफ मुकेश अंबानी वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन, और एक तरफ हमारा झुग्गी वाला इंसान या सड़क पर पड़ा हुआ भिखारी जिसकी हालत ऐसी है जिसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए खाना नहीं। यानी हमारे यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जो कि इन कंट्रीज में कम है, वहां पे बैलेंस प्रॉफिट होता है। We may gloat over our cultural heritage and religious and ethical glories of the past, but we stand exposed before the
World is a corrupt society. Corruption prevails in all walk of life, whether political, social, economic. If have to improve our business, we have to improve our business behavior. अगर हमको अपना बिजनेस इंप्रूव करना है तो अपने बिजनेस बिहेवियर को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और ये चीज सही है कि हर एक दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, हर एक दुनिया में आप हर एक कदम पर आपको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज मिल जाएंगे। आपको वहां पर क्या मिल जाएंगी, ये चीजें, मतलब कहीं ना कहीं करप्शन मिल जाएगा सोसाइटी में। लेकिन अगर इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर हालत खराब है, एकदम 72 रैंक पर आते हैं हमारा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करें तो इंडिया में बिजनेस करना ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। वहाँ पर इजिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ स्टार्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है, हमारी रैंक बहुत नीचे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी। और यहाँ की भी हम बात करें बैलेंस प्रॉफिट के मामले में इंडिया की जो पोजीशन है वो कितने, जो 10 पैरामीटर्स है, ठीक स्केल है, उस पर हमारी पोजीशन कितनी है, 3.5 है। और ये दुखद घटना कह लो या आप एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है इंडिया में। जबकि सिर्फ 3 कंट्रियां ऐसी हैं जिनका नाम रखो, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड। हमारे सिलेबस में 3 का नाम दिया, वैसे और भी होंगी कंट्री जो 9.4 स्केल पे काम करती है, यानी वहां पर बैलेंस प्रॉफिट है। बिजनेस सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है कैरेक्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरनेशनल करप्शन प्रिवेंशन इंडेक्स, परसेप्शन इंडेक्स गिव करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पोजीशन है वो कौन सा 72 नंबर पर आता है। जबकि शुरुआत की टॉप कंपनीज की बात की जिसमें 9.4 पोजीशन है, मतलब वहां पर सबसे कम। और ये इंडेक्स जितना ज्यादा होगा करप्शन का उतना ज्यादा हालत खराब है। इंडिया में हालत खराब है, करप्शन है इंडिया में 72 रैंक है। अगर हम कह सकते हैं 210 देश हैं तो इनमें से काफी सारे देश ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा करप्ट हैं, लेकिन हमारी पोजीशन भी 72वें नंबर पर आती है। और इसके पॉइंट होंगे 10 में से 9.4 वाली 3 कंट्रीज के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, फिनलैंड, डेनमार्क। और हमारी जो पोजीशन, हमको कितने पॉइंट मिले, ओनली 3.5 पॉइंट मिले। इंडिया की हालत खराब है, इसीलिए आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, इंप्रूव करने का अकॉर्डिंग टू प्लेस और अकॉर्डिंग टू नेशन। आपको अपना, अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस इंप्रूव करना है तो अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी रैंक ऐसे ही गिरती रहेगी। आज अंबानी के लिए वो कहीं पे भी जाके खड़ा हो जाए, हो सकता है कोई रूल ना हो, ठीक है, लेकिन एक आम आदमी बहुत सारी जगह पर रूल की वजह से एंट्री नहीं ले पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उसके साथ वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, समानता या इक्वलिटी नहीं है इंडिया में, वो सब दिख रहा है हमको, सबको पता है। प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें, अब एथिक्स कैरेक्टर ऑफ बिजनेस हमने देख लिया, बिजनेस का क्या कैरेक्टर है, इंडिया में क्या लेवल है, बिजनेस एथिक्स को हमने कंपेयर किया। प्रॉफिट क्या जरूरी है, बिजनेस बिजनेस में प्रॉफिट क्यों जरूरी है हमने देखा। अब हमारे आते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, और यहाँ पर आता है एक सीएमए, ठीक है। एक सीएमए भी प्रोफेशनल होता है, उसके क्या क्या एथिक्स होते हैं। जैसे मैंने तुमको एक नाव वाला एग्जाम्पल दिया था, आई होप कि तुम्हें याद होगा। नाव में छेद था और छेद को रिपेयर कर दिया था, तो उसमें उसको सवाल मिली थी। सेम प्रोफेशनल को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, बिजनेस एथिक्स के साथ साथ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं। अब जब आप एक सीएमए बन जाओगे और आप एक प्रैक्टिस सीएमए होंगे तो आपको ये देखना है आपके क्लाइंट को, जरूरी नहीं कि क्लाइंट ने जितना पैसा दिया उतनी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हमें उससे भी ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी कि सिर्फ हम उतना ही काम नहीं करेंगे जितना हमको पैसा मिला है, बल्कि हम उतना काम करेंगे जितना कि हमको लगता है जिससे कि क्लाइंट का फायदा हो सकता है। The aforementioned, uh, the aforementioned discussions may be understood through the following discussions. ठीक है, ethics and business ethics, we have studied the distinctions between normative and practical ethics, and have established that business ethics comes under practical ethics and apply to the particular activity. Just as a society functions on the social codes of conduct and country to governed by the constitution, a business is run on a corporate codes. In other words, there is a professional code of conduct for any business. These codes keep evolving as other things around the evolve and develop. Therefore, not only should business be defined within the confines of ethics, but it should be practiced strictly under on professional code of conduct. यानी बिजनेस को भी एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर में काम करना चाहिए। ओवरऑल ये बोल रहा है कि उसके लिए भी किसी प्रकार के एक्स्ट्रा कोड ऑफ कंडक्ट हमने डिसाइड नहीं किए, जो कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी डिसाइड है उनके अकॉर्डिंग जो उसको काम करना चाहिए। हम इसमें उन चीज़ों की स्टडी करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में कि क्या सही है क्या गलत है, वो ओवरऑल बात वही कर रहा है और उसने इस टॉपिक के अकॉर्डिंग उसने इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है।
कि हमने सबसे पहला टॉपिक देखा था बेनिस एंड एथिक्स का क्या रिलेशन है, कैरेक्टर ऑफ बेनिस क्या है। अब प्रोफेशनल एथिक्स में वो ये बता रहा है कि बेनिस किस तरीके से प्रोफेशनली एथिक्स को फॉलो करेगा स्ट्रिक्टली अंडर इट्स ओन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। This distinction has to orient and general principle of ethics and Baynes to particular activity. The principle, however, do not change. Principle, however, do not change. For instance, there is a manager who doing a very well in the career because he is a both efficient and honest. मतलब हम कह सकते हैं उसके करियर में वो बहुत अच्छा आगे जा रहा है बिकॉज वो कहीं ना कहीं इफिशिएंट भी है, मतलब काम भी करता है और वो ईमानदार भी है। टू हिज नेवर एंड फ्रेंड्स, जो भी उसके पड़ोसी और दोस्त हैं, ही इज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बट ऑल्सो अ वेरी गुड फैमिली मैन है। ठीक है, एक शो भी आता था फैमिली मैन, मैंने नहीं देखा। ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं है या बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है बट ऑल्सो अ वेरी गुड फैमिली मैन। टू क्वेश्चन आस्क्ड by a journalist on how to divide his time between his family and business despite his busy schedule, he replied efficiently. उसने एक ही वर्ड बोला, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाता हूँ और अपने बिजनेस को भी टाइम दे पाता हूँ। किस तरीके से? इफिशिएंटली। मैं अपने टाइम को कैसे यूज करता हूँ? इफिशिएंटली। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? आस्क्ड एंड जर्नलिस्ट, ही रिप्लाइड ऑनेस्टी। उसने क्या कहा? ऑनेस्टी। ठीक है, ईमानदारी। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? उससे पूछा गया तुम्हारी सक्सेस का क्या राज है? तो आज द जर्नलिस्ट ने पूछा तो उसने क्या कहा? मेरी सक्सेस का राज है मैं ईमानदार हूं। द जर्नलिस्ट लुक्ड इंक्वायरली एज इफ टू से लुक बिजनेस एंड फैमिली आर सेपरेटेड। द बिजनेसमैन सेड बोथ इफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली। अब दोनों को कैसे मेंटेन करता है? तो इफिशिएंटली एंड ऑनेस्टी से वो दोनों को फॉलो करता है। वर्क इक्वली वेल एट वर्क एंड एट होम, मतलब बहुत अच्छे से अपने ऑफिस में काम करता हूँ और अपने घर आ जाता हूँ। द कैरेक्टर ऑफ द ट्रू प्रोफेशनल रिमेन्स अनडिवाइडेड वेदर एट वर्क और एट होम। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं एक सच्चा प्रोफेशनल होगा तो वो हमेशा कभी भी अविभाजित रहेगा, वेदर वो चाहे घर पे हो या बिजनेस पे हो, वर्क पे हो। अवर रूल्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, वैसे एक प्रोफेशनल का रोल भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। इट मीन्स कि जब वो घर आता है तो घर की तरह बिहेव करता है और जब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि हम भाई टीचर हैं तो हम हमेशा स्ट्रिक्टली रहें, घर में भी आए तो बिल्कुल ऐसा बिहेव करें जैसे बच्चों पे हम लोग स्कूल में करते हैं। तो भाई वो चीज नहीं है वहां पर। वो मतलब दोनों चीजों को कैसे एडजस्ट करता है, ये चीज उसने अपनी डिफाइन की एक जर्नलिस्ट के सामने कि मैं अगर बात करूं मैं बिजनेस में कैसे काम करता हूं तो बोला एफिशिएंटली। घर पे मतलब घर पे कैसे मैनेज करते हो? एफिशिएंटली। और बिजनेस में कैसे काम करते हो? ऑनेस्टली। और दोनों को कैसे मैनेज करते हो? एफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली। तो यहाँ पर एक ट्रू प्रोफेशनल जो है रिमेन्स अनडिवाइडेड वेदर एट वर्क एट होम, वो चाहे घर पे हो या काम पे हो, वो अविभाजित या ये कह सकते हो बिल्कुल बैलेंस रहता है। अवर रूल्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट द इंटीग्रिटी, ईमानदारी या एक प्रतिष्ठा और अवर कैरेक्टर शुड बी मेंटेन हमको करनी चाहिए। अगर हम चाहे हमारे काम पे हों हमारे घर पे हों, हम हमेशा ईमानदारी फॉलो करनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं बिजनेस में एक प्रोफेशनल एथिक्स के तौर पर आता है। एक बंदे को जो बिजनेस कर रहा है वो किस तरीके से मैनेज करता है दोनों चीजों को, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और वो भी कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन है। तो इसको उन्होंने रिप्लाई मतलब इनको इस टॉपिक को उन्होंने कवर किया है एज प्रोफेशनल एथिक्स। एक जो प्रोफेशनल मैनेजर क्या होता है? एक प्रोफेशनल होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी में प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो कैसे अपनी लाइफ को एडजस्ट कर पाते हैं इन सब इन कहते हैं ना इन पचड़ों में पड़ते हुए, इन कामों में, इन झंझटों के बीच में वो किस तरीके से फैमिली को टाइम देते हैं, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को टाइम देते हैं। तो उन्होंने ये यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है एफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली, बिजनेस में ऑनेस्टी और अपनी फैमिली के साथ एफिशिएंसी के साथ या एफिशिएंटली उस चीज को टाइम को यूटिलाइज करते हुए, दोनों का और तालमेल कैसे मिलता है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली या ऑनेस्टी के साथ। तो यहाँ पर क्या है? कंपनसेशन, कॉम्पिटेंसी एंड कैरेक्टर, ये कुछ चार्ट बनाया हुआ है। बिजनेस एथिक्स दस प्रोफेशनली, बिजनेस एथिक्स दस हम कह सकते हैं बिजनेस एथिक्स प्रोफेशनली अडेयर टू अ कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स क्या एक कोड ऑफ कंडक्ट है दैट इज टू अकॉर्डेंस विद द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स फर्दर। इट मे बी कंसर्टेडली stated that professionals bear the following marked character। एक बिजनेस अगर हम बात करें तो एक बिजनेस प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल्स बेयर द फॉलोइंग मार्क्स। एक प्रोफेशनल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये तो होती ही वही है कॉम्पिटेंसी। जैसे अगर आप सीएमए बन गए तो ये चीज, सीए बन गए तो आप ये चीज
और CS, ठीक है। आप प्रूव कर दोगे, एक MBA हो, आप एक डॉक्टर हो, ठीक है, आप एक लॉयर हो, आप एक इंजीनियर हो, ये सब, आप एक सिंगर हो, तो आप में ये चीज़ प्रूव कर देते हो कि हमें, कि हमारे अंदर वो रोल है, वो कॉम्पिटेंसी है कि हम इस पैमाने पर खरे उतर सकते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं उसके पास, प्रोफेशनल स्किल्स, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट के पास स्किल्स होती है कि वो कॉस्ट को रिड्यूस करना जानता है, या कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस करना है, किस तरीके से कॉस्ट शीट बनानी, किस तरीके से बजट बनाना है, किस तरीके से मैनेजमेंट को सजेस्ट करना है, उसके अंदर वो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। इसके अलावा कंपनसेशन, सैलरी एंड रिम्यूनरेशन एक्सेट्रा उनको डेफिनेटली मिलेगा, यानी कि उनकी कॉम्पिटेंसी, कैरेक्टर क्या हो गया, यहाँ पर स्किल होनी चाहिए उनके अंदर, और कंपनसेशन यहाँ पर उनको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। देयर आर 3 P's ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द बिजनेस पीपल, ये यहाँ पे भी आ गया, ये चीज फाइनल में भी, SCM में फाइनल में एक टॉपिक है, ठीक है। 3 बॉटम लाइन भी बोलते हैं इनको। 3 P's ऑफ सस्टेनेबिलिटी बिजनेस, अगर आपको बिजनेस में तो 3 चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। पीपल सबसे पहला, 3P का मतलब सबसे पहले हमको सोशल वैल्यूज़ के बारे में सोचना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, एम्प्लॉयज़ के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, और जनरल पीपल के बारे में, यानी समाज के बारे में, फिर हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, और जनरल पीपल के बारे में सोचना चाहिए। प्लानेट, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, प्रोटेक्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज, और प्रॉफिट लास्ट में आता है। यानी किसी भी प्रोफेशनल को अगर सबसे पहले इन लोगों के बारे में सोचना है। ये ट्रिपल बॉटम लाइन एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है, और ये एग्जाम में आता है, CMA फाइनल में आता है ये चीज। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 3 P's ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस को मार्केट में सस्टेन का मतलब क्या हो गया, आप चाहते हो कि मार्केट में हमारा बिजनेस बढ़िया से चले, तो आप 3 P's के बारे में सोचो। सबसे पहले पीपल के बारे में सोचो, किसके बारे में, पीपल, जनता के बारे में, लोगों के बारे में। फिर अपने प्लानेट के बारे में सोचो, हमारी हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ के बारे में सोचो, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के बारे में सोचो। और लास्ट में आके प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज मॉनेटरी टर्म, ठीक है। और लास्ट में हम इनको बोलते हैं 3 बॉटम लाइंस ऑफ एनी बिजनेस। इन 3 चीजों के बारे में सोचना चाहिए, और इनका भी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की मैं बात करूँ तो पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, और तीसरे नंबर पर ये आएगा, ठीक है। A balance is to be made. A balance is to be made of all 3 above. Business will not sustain in the long run. अगर a balance to be made of all 3 above, business will not sustain in the long run if any of the above is ignored altogether. ठीक है, अगर एक P या सभी P को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो बिजनेस नहीं। देखो, आप प्रॉफिट ये तब भी नहीं चलता, ऐसा हो नहीं सकता, प्रॉफिट से ही बिजनेस सस्टेन करता है। इसीलिए इसका नाम देखो कितना बढ़िया नाम रखा गया, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन का मतलब ही क्या होता है, कहते हैं ना यार, सस्टेन तभी कर पाओगे मार्केट में जब आपके पास क्या होगा, बोलो क्या होगा, ये 3 P's होंगे। पीपल का ध्यान रखोगे, प्रॉफिट का ध्यान रखोगे, प्लानेट का ध्यान रखोगे, आप इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाने लगो, देखना आपको कोई नहीं पूछेगा। दूसरी चीज, प्लानेट को बहुत ज्यादा परेशान पहुंचाने के साथ साथ आप प्रॉफिट को भी हर्ट करने लगे, आपको प्रॉफिट की कोई केयर नहीं है, तो अभी आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। लॉस में चला सकते हो क्या कंपनी को, कभी नहीं चला सकता कोई ऑर्गेनाइजेशन। इन 3 P's के बारे में आपको सोचना है, तभी देन आप सस्टेन कर सकते हो। एक भी P गया तो आपका बिजनेस गो टू हेल, ठीक है, भाड़ में जाएगा फिर आपका बिजनेस। यानी समाज के बारे में नहीं सोचा तो भी, प्लानेट के बारे में नहीं सोचा तो भी, और प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा तो भी। आज हमने प्लानेट के बारे में नहीं सोचा, इसलिए तो कोरोना हुआ है। हमने ये नहीं सोचा कि पृथ्वी पे क्या हाल हो जाएगा कोरोना की वजह से। दूसरी चीज, हमें किसी को मतलब नहीं, इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं, आज पूरा इन्वायरमेंट खराब करके रख दिया, ठीक है। देखा जाए तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो था, हवा, बादल और ये ऑक्सीजन बढ़िया थोड़ा क्लियर हो गई, लेकिन दूसरी चीजें मार्केट में गई तो कहीं ना कहीं, या फिर ये कह लो पीपल के बारे में नहीं सोचा कि इससे बेचारे लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी। आज वो लोग जो 2-4-10 साल और जी लेते, वो तो सब खत्म ही हो चुका। आज जिनकी लाइफ 2-4 साल और जी सकते थे, वो तो सब खत्म हो रहा है। शुगर पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, हाई BP के पेशेंट, ये सबको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए ये यहाँ पर ऐसा बिजनेस हमको बाइकआउट करना चाहिए, और ये हम करेंगे। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, भाई क्या जरूरत है, अगर बिजनेस एथिक्स नहीं होते तो क्या काम नहीं चलता, या बिजनेस एथिक्स की क्या जरूरत है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। इतना बड़ा टॉपिक है, ये कवर कर लेते हैं, हो जाएगा आज, ठीक है। बस यही है, एक बार तुम लोग पढ़ लो।
हम्म? आज तुम्हारी बैक टू बैक क्लास हो, 1 मिनट के गैप मिल गया ना, इतने साइलेंट बैठे हैं बच्चे। हाँ, सुन रहे हो ना मेरी आवाज? किसी की आवाज नहीं आ रही, सब चुपचाप बैठे। थक गए हो क्या? हाँ? कौन थक गया बोलो? रूपाली, रूपाली ने चिड़िया पाली और भूख लगी तो तल के खा ली। क्या बताओ, इसमें एथिक्स फॉलो हो रहा है कि नहीं? कीर्ति बताएगी, पंडित जी से पूछते हैं। क्या सर? रूपाली ने चिड़िया पाली, भूख लगी तो तल के खा ली। क्या यहाँ पर एथिक्स फॉलो हो रहा है? यस सर। ओ तेरी। दीपशिका, क्या फॉलो हो रहा है एथिक्स यहाँ पर? ऋतिका, यस सर। फॉलो हो रहा है एथिक्स? फॉलो हो रहा है? मनीष, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। ऋतिका, क्या हो रहा है? सर मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अरे बचपन की एक हमारे यहाँ कहावत है कि रूपाली ने चिड़िया पाली और भूख लगी तो तल के खा ली। मतलब कि जब उसे भूख लगी तो उसने उसी चिड़िया को तला, फ्राई किया और जस्ट लाइक नॉनवेज खा गए। सर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। पक्का? यस सर। हाँ, नहीं हो रहा ना। और ये मुझे ये नहीं समझ आया पंडित जी को कहाँ से लग रहा है, क्योंकि क्या है ये सब गलत बात है। तो चिड़िया तुमने तुमने खुद ने पाली और तुम्हें भूख लगी तुमने खुद ही तल के खा ली। ये कोई बात है क्या है? इसने प्यार से पाला, उसे पोसा, उसे भूख लगी तो तुमने उसको ही खा लिया। हाँ? सर हम नहीं खाते वो सब। खाते तो नहीं, लेकिन तुम क्यों जस्टिस, तुम कल को लॉयर बन गई तो, कल को तुम जज बन गए तो, हाँ, तुम्हें न्याय करना पड़ेगा। अरे इथिक्स क्या होते हैं? राइट एंड रॉन्ग के बीच का डिफरेंस। तुम सीधा बोलती सर ये तो गलत है, इट मीन नॉट फॉलो द एथिक्स, बट यहाँ पर कस्टम फॉलो हो रहा है, यहाँ पे मॉरल्स फॉलो हो रहा है। अगर मैं मॉरल्स की बात करूं तो ऋतिका बोल सकती है कि सर हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ऋतिका नहीं, रूपाली। ठीक है रूपाली, डोंट वरी, मैं बस एक कहावत है हमारे यहाँ गाँव में चलती है, और हम जरूरी नहीं कि रूपाली का ही नाम है, किसी का ही बोल सकते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में एल आई आना चाहिए, तभी वो मतलब बोलने में अच्छा लगता है। जैसे हम अपनी भांजी को बोलते थे, वैशाली ने चिड़िया पाली। ठीक है, वैशाली ने चिड़िया पाली, भूख लगी तो तल के खा ली। वैशाली हुआ, रूपाली हुआ, नताली हुआ, ठीक है, मृणाली हुआ, इन सब में बोल सकते हैं। पाली वर्ड है ना, तभी कहावत पूरी होती है। इसलिए यहाँ पर मुझे याद आया, और इथिक्स पढ़ ही रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा पूछता हूँ तुमको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। प्रैक्टिकल केस स्टडी थी ये, ठीक है, हमने इसको केस स्टडी बना दिया, जहाँ पे दीक्षिका भी बोलती यस सर और कीर्ति भी बोली यस सर। मनीष बोलता है नो सर, मनीष का आंसर सही लगा। खंडेलवाल साहब जो है मधुर आवाज में बोले नो सर। इतने सारे मैसेज किसने भेजी? नहीं 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 नहीं, हाँ। कीर्ति ने फिर रिप्लाई किया नहीं नहीं सर, सर नॉनवेज खाती हूँ पर चिड़िया नहीं। रूपाली ऐसा है क्या? चिड़िया नहीं खाती? अच्छा, अगर वहीं चूजा होता तो, अगर मुर्गे का बच्चा होता तो? रूपाली बोलो, अब रिप्लाई करो, अब तुम फंस गए हो रिप्लाई करके। यस। कहा जाती। अच्छा, तो चिड़िया और चूजे में फर्क ही क्या है यार? दोनों दाने ही तो खाते हैं। लेकिन ठीक है, चिड़िया मतलब कहीं ना कहीं उसे चिड़िया पे दया आ रही है, थोड़ा उसके प्रति सिंपैथी इम्पैथी जो भी दिखा रही है वो। लेकिन चूजा होती तो कहा जाती है। वेरी गुड। ठीक है, कीर्ति जी सर, क्या बोली है कीर्ति? मुझे तो मैं है जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहता है इस पे, इस टॉपिक पे? ठीक है,
कोई बात नहीं, नॉनवेज खाना और ये सब कोई बुरी बात नहीं है। खाना है वो भी खाना, और खाने वालों के लिए, जो नहीं खाते उनके लिए अलग बात है। मैं भी नहीं खाता, लेकिन अपोज भी नहीं करते। हाँ, अंडे जरूर खाता हूँ, तो मैं बता देता हूँ सीक्रेट। अरे विशाल चिल्ला रहा है, पढ़ना है कि नहीं सर सब लोगों को? अरे क्यों नहीं पढ़ना भाई, ये टॉपिक खत्म करके ही रहेंगे हम लोग। ठीक है, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स की हम बात कर लेते हैं। क्या जरूरत है, बस यही टॉपिक है हमारा आखिरी, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये 10-12 पॉइंट पढ़ने हैं फटाफट। इतना पढ़ लिया वैसे भी हमने, बहुत ज़्यादा कभी पढ़ा नहीं है, बस वहीं से तो शुरू किया था। आधा पेज ये पढ़ा है, तो 3-4 पेज पढ़ लिया, बहुत है। और नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, भाई क्या जरूरत है बिजनेस एथिक्स की? ये वाला क्वेश्चन अगर किसी को याद हो तो ये हमने 11th कॉमर्स में भी पढ़ा था। देखो वहाँ की पढ़ाई यहाँ पे काम आ गई, यानी वो हमने वहाँ पढ़ाई नहीं की थी, वो हमने इन्वेस्टमेंट किया था। और मैं अक्सर तुमसे बोलता था कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह मत करो, इसे एज इन्वेस्टमेंट देखो, ये आगे काम आएगी। ठीक है, जो लोग सीरियसली पढ़ते थे उनको काम आएगी भी, और आ भी रही होगी। मेरा मानना ऐसा ही रहता है। ये एक चैप्टर था 11th कॉमर्स में, अगर बहुत ध्यान से याद हो तो। बस ये था कि वो एक चैप्टर का वहाँ पर 3-4 पार्ट थे, और यहाँ पर हमको टोटली 30 मार्क्स का है। सोचो, अगर अच्छे से पढ़ लिया होता तो 30% अगर हमको मिल जाते। बिजनेस एथिक्स इज अ करेंटली business ethics is currently a very prominent business topic, and the debate and dilemmas surrounding business ethics have attracted enormous amount of attention from different quarters of organizations एंड सोसाइटी। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक डिबेट वाला पॉइंट है। डिबेट का मतलब एक इसके फेवर में बोल सकता है और एक इसके अगेंस्ट में बोल सकता है, ये ऐसा पॉइंट है। तो सोसाइटी में ये चीज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देने का बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। बिकॉज हैंस इट इज़ इमर्ज एज एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी। इसीलिए हम कह सकते हैं इस पर इतना फोकस किया जा रहा है। अभी आप इतना ही नहीं, अगर आप MBA वगैरह करोगे तो वहाँ तो इथिक्स बहुत ज़्यादा है। 40 मार्क्स में आपको इथिक्स पढ़ाते हैं और डिटेल में पढ़ाया जाता है। सम ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई a good understanding of business ethics is important can be stated as follows. क्यों जरूरी है इसके बारे में हम बताया, तो सभी लोग जरा ये वाला पॉइंट पढ़ो, मुझे रिप्लाई करना था क्लास में, पीछे करना है। जरा ध्यान देना। हाँ, क्यों जरूरी है? स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिस, ऐसा काम जो कि गलत होता है। जैसे एक पाउच में
1 लीटर कंटेंट लिखा है या 1 kg लिखा है और हमने ओनली उसके अंदर 900 ग्राम कंटेंट डाला, या हम बोल रहे हैं 100% शुद्ध लेकिन उसमें मिलावट है। और इसी चीज़ के लिए तो नई जो है ट्रेडिंग पॉलिसी आई है, नई जो पॉलिसी आई है वो इसी चीज़ के लिए आई है, क्योंकि जो बिजनेस प्रैक्टिसेस जो लोग कर रहे हैं वो प्रॉपरली इथिकली नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए नीड फॉर बिजनेस एथिक्स की जरूरत है कि जो स्टॉप करना है हमको बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस जो गलत काम किए जा रहे हैं। सम अनक्रपल्स बिजनेसमैन, यानी कि जो कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही निर्दयी टाइप के हैं, डू बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस बाय इंडल्जिंग, यानी इन्वॉल्व होते हैं इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल हाई प्राइसिंग, अडल्ट्रेशन, बदल के बेचना प्राइस, चीटिंग करना, वेट एंड मेजर, सेलिंग डुप्लीकेट्स एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स, और होर्डिंग फॉल्स क्लेम्स और representations about their product, etc. These business malpractices are harmful to the consumers. Business ethics have to stop these business malpractices. तो ऐसी ऐसी गलत एक्टिविटीज को रोकने के लिए बिजनेस एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों में ये चीज, ये विश्वास दिलाना कि जो अच्छा एथिकली बिजनेस करेगा उसी के पास हम जाएंगे। अगर ऐसा वो विश्वास उनके अंदर आ जाए कि जो अच्छा काम करेगा हम उसी के पास जाएंगे, ये सोच आ जाए तो ऑटोमेटिक ये गलत काम करने वाले मार्केट से आउट हो जाएंगे। समझे? बहुत लोग अनएथिकल करते हैं यार। आप लोग अगर मार्केट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारी मिलावट कर रहे हैं। आप लोग सच में अगर कभी पानी पूरी खाने के शौकीन यहाँ पर बहुत होंगे डेफिनेटली, मुझे लगता है, क्योंकि गर्ल्स की अगर संख्या काउंट की जाए तो 4 लड़कियां यहाँ पर हैं और 2 लड़के। ठीक है, लड़कों को पसंद है कि नहीं? लड़कियों को जरूर पसंद होती है। कभी पानी पूरी वालों के पास जाना और उनसे पूछना, भैया ये पानी आपका इतना बढ़िया खट्टा पानी रहता है? हाँ, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। अच्छा, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई करो। और उसको पानी पूरी फ्री में मिलेगी। पानी पूरी डिलीवर करवाई जाएगी जब लाइव क्लास ओपन होगी। नया ऑफर, पानी पूरी खिलाई जाएगी जिसके मुंह पानी आ रहा है। सर मुझे तो खानी है पर खा नहीं सकती, क्यों? चलो, मतलब बात आ रही है कि किसके मुंह में पानी आ रहा है। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मुझे तो पानी पूरी खानी है। पानी पी लेता हूँ सर। यस सर। मनीष नहीं खाता है क्या? अरे यार सब शर्मा रहे हैं। चलो बस 2 लोगों को मिलेगी, टाइम लैप्स खत्म। कीर्ति और रितिका को मिलेगी, अब किसी को नहीं मिलेगी। इतनी देर, इतनी शर्म, देखो देखो, अब कोई रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, इतना ही होगा बस। तो उनके पास कभी जाना और पूछना इतना खट्टा पानी क्यों होता है। वो तुमको बोलेंगे इसमें इमली मिली रहती है, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो गलत बोलते हैं। उसमें इमली का पानी नहीं मिलाया जाता है। उसमें एक वर्ड यूज होता है, आई थिंक, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, केमिकल क्या नाम है, लेकिन टाटरी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। वो मिलाई जाती है और जरा सा वो कंटेंट, वो केमिकल पूरे के पूरे पानी पूरी के पानी को खट्टा कर देता है। और ये चीज वो लोग कभी नहीं बताते। ठीक है, तो अगर आप कभी ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा है तो ये चीज गलत है, ये मैल प्रैक्टिसेस में आता है, ये नहीं करना चाहिए। वो छुपा के ये चीज करते हैं तो बहुत गलत बात है। सर टार्टरिक एसिड, वेरी गुड। रूपाली ने इसका केमिकल नेम बता दिया है, तो रूपाली को भी पानी पूरी फ्री में मिलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप जीत चुके हैं पानी पूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस। अगर हमें कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेना है तो याद रहे बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है। यार हमेशा एक ही चीज के लिए बिजनेस करना, टू अर्न प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, तो ये गलत बात है। कस्टमर को अगर आपको कॉन्फिडेंस में लेना है तो बिजनेस एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। काफी लोग खुद से बोलते हैं यार हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम ये नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर को कॉन्फिडेंस में तभी ले सकते हैं जब आप सच में बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हो, यानी आप लोगों के साथ इथिकल हो। किसी को आपको पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग के बीच में अगर आप जस्टिस कर सकते हो देन आप फॉलो कर सकते हो और बिजनेस एथिक्स और कस्टमर को कॉन्फिडेंस में ले सकते हो कि ये इंसान हमारे साथ गलत नहीं करेगा। ठीक है, बिजनेस एथिक्स आर नीडेड टू इम्प्रूव द कस्टमर। जैसे मैं एथिकली अगर सोचूं तो मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैंने तुम्हें सीए में ज्वाइन करवा के गलती कर दी। मैं, मुझे लगता है मैंने एथिकली मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप एक बीकॉम से तो अच्छा है, एक बीबीए से तो अच्छा है, एक बीसीए से तो अच्छा है, एक घर पे बैठ के टाइम पास करने पबजी खेलने से तो बहुत बढ़िया है। आपकी लाइफ कहीं पे सेटल हो जाए। ठीक है, आपके अगर पास और कुछ, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, आप एक सिंगर होते, एक डांसर होते, एक स्टेज परफॉर्मर होते, तो मैं कभी नहीं कहता आपको तो भाई आप ही बढ़ो उसी फील्ड में, तेरे में वो टैलेंट है। लेकिन नहीं सर, फिर भी अगर वो कहता नहीं वो तो सर मैं शौक के लिए करता हूँ, मुझे पढ़ना है, तो करो। काफी लोग, अगर मैं ही अपनी बात करूँ तो भाई मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए मुझे चाहिए बस।
ये कह लो कि बस स्टेटस के लिए नाम के आगे ये जो 3 वर्ड है ये जोड़ने के लिए हमने किया है, या फिर ऐसा लगता था कि चलो ठीक है कुछ आए हैं भोपाल में कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करेंगे अपन। ऐसा नहीं कि बस गांव वाले बोले गया था तो बीकॉम तो हमारे बच्चे ने भी किया है वो तो यहीं रह के कर लिया। तो कुछ ऐसी चीज होती है उसको उसको बस उसके लिए कर सकते हो आप। लोगों को कॉन्फिडेंस में तभी ले सकते हो आप जब सच में इथिकल हो। और अगर आप एथिकल नहीं हो ना तो लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और खुद आप अनएथिकल हो तो लोग कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, आपकी बातों में नहीं आएंगे। इसीलिए लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बिजनेस एथिक्स या एथिकल होना बहुत जरूरी है। Confidence about the quality, quantity, price, etc. The product of the customers have more trust and confidence in the businessmen who follow ethical rules. They feel that such businessmen will not cheat them. वो इस पर भरोसा गलत नहीं करेंगे, जैसे तुम ट्रस्ट कर सकते हो कि सर हमारे साथ तो गलत एटलीस्ट नहीं करेंगे, सर के साथ हमने 1 साल गुजारा, हमें पता है सर धोखा तो नहीं करेंगे, गलत चीज तो नहीं दिलाया होगा। दूसरी चीज होती है सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और इजी भी है। अगर मैं बात करूं तो सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है तो याद रहो बी इथिकल, कभी भी अनइथिकल काम मत करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है, जिस दिन लोगों को पता चलेगा आपने ये काम सही किया, आप अपने फायदे के लिए ये सब काम करते रहे, उस दिन लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे और आपका बिजनेस ये कर से ऊपर बड़ा होगा वैसे ही नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पर याद होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर ये क्या है मृत्यु शैया, क्या है उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या चीज, बिजनेस। दूसरा है सेफगार्डिंग कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर के राइट्स को बचाने के लिए हमको एथिकल होना जरूरी है। लास्ट ईयर याद होगा हमने कंज्यूमर डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 या 14 मार्च, कोई डेट होती है, डेट कौन सी थी रूपाली बताएगी, कौन सा मार्च है कंज्यूमर राइट डे, कौन सा दिन, याद नहीं आ रहा मुझे, 15 मार्च आई थी यार, जो भी है ठीक है चलो छोड़ो। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। तो कंज्यूमर के राइट को भी सेफगार्ड करने के लिए बिजनेस एथिक्स फॉलो करना जरूरी है। कंज्यूमर सोवरेंटली कैन नॉट बी आइदर रूल्ड आउट बाय द डिनाइड। बिजनेस कैन सर्वाइव सो लॉन्ग इट एंजॉयज द patronage of consumer. The consumers has many rights such as right to health and safety, याद आ रहा होगा, right to inform, right to choose, right to hear and right to redress, etc. But many businessmen do not respect the protect these rights. Business ethics are must to safeguard these rights to the customer. कस्टमर को राइट टू चूज, राइट टू कंपनसेट, राइट टू बार्गेन और इन सबके राइट्स देने चाहिए, इसलिए भी बिजनेस एथिक्स बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा फॉलो नहीं करते, इसलिए जरूरी है एथिकल होना, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं ना कि कंज्यूमर ने जैसे एक शॉपकीपर ने 100 रुपए की प्राइस बताई और कंज्यूमर ने बोला नहीं मुझे तो ये 50 में दे दो, तो बोलता है नहीं 100 नहीं, मतलब जैसे 50 का प्राइस बताया और कंज्यूमर ने कहा 40 में, बोले भाग, ये तो गलत बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप इसको लॉ में भी नहीं डाल सकते, बोला नहीं मेरी एग्जाम की दुकान है भाग यहाँ से निकल, तो भाई ये तो लॉ में नहीं लिखा है कि कंज्यूमर को भगाना मना है, हमने इसलिए भगा दिया क्योंकि वो फालतू बात कर रहा था। लेकिन थोड़ा एथिकल होना जरूरी है। लोग कंज्यूमर के सेफगार्ड के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हाँ बार्गेन करने से मना नहीं कर सकते हो आप, बार्गेन करना उसका राइट है, लेकिन उसको भगाना या वो कुछ इस तरीके से बात कर रहा है तो वो बिजनेसमैन ने भगा दिया। अब इस जगह पर यह बेचारे ने सिर्फ बार्गेन ही तो की थी यार, अगर कम नहीं कर सकते तो उसे पोलाइटली बोलना चाहिए था, पोलाइट नहीं बोलना, एथिकल हो गया। आपने उसे गलत प्रोडक्ट थमा दिया, ये तो कंज्यूमर राइट डे में या हम लोग कंज्यूमर एक्ट में पढ़ते हैं कि ये गलत है और वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीजों के एथिकल होना जरूरी है जो चीजें लॉ में नहीं लिखी। और हमने क्या पढ़ा, एथिक्स बियॉन्ड द लॉ है यार। लॉ में तो सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो कंज्यूमर के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन किए गए, बाकी और चीजों का क्या। बहुत सारे लोग तो इससे भी बढ़ के दे रहे हैं ना कस्टमर को, बिकॉज ऑफ सेफगार्डिंग द कंज्यूमर राइट। प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स, business ethics are required to protect the interest of the employees, shareholders, competitor, dealer, supplier, etc. It protects them from the exploitations of through unfair trade practice। ऐसा कोई भी काम ना करें, unfair trade practice ना करें जिससे कि इनके अधिकारों का इनके अगेंस्ट में जाके कोई काम हो या इनका शोषण, एक्सप्लोइटेशन का मतलब हो गया शोषण। डेवलप गुड रिलेशंस, अगर अच्छे रिलेशंस हमको डेवलप करने कस्टमर के साथ तो एथिकल होना पड़ेगा। क्रिएट गुड इमेज, मार्केट में अच्छी इमेज तभी बनेगी जब आप एथिकल होगे, नहीं तो लोग कहेंगे अरे वो तो ठगने वाला इंसान है उसके पास मत जाना। स्मूथ फंक्शनिंग, अगर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस स्मूथली चले तो किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार मत करो, एथिकल रहो, स्मूथ फंक्शनिंग होती रहेगी। इफ द बिजनेस फॉलो द बिजनेस एथिक्स देन द एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर, डीलर्स एंड सप्लायर विल बी हैप्पी, तो दे विल गिव द फुल कॉपरेशन विद द बिजनेस। जो ऑनर वगैरह होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे, कंज्यूमर होंगे, वो कस्टमर हैप्पी रहेंगे उसके साथ।
आज अगर आपको जियो अच्छी सर्विस दे रहा है तो आप हैप्पी हो, उसके अगेंस्ट में नहीं जा रहे हो। लेकिन जो लोग अनहेल्दी कंपटीशन या स्कूल की बात कर लें, जो स्कूल पढ़ा नहीं रहे हैं और फिर भी फीस पूरी पूरी मांग रहे हैं, बस की भी फीस मांग रहे हैं, तो लोग उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। उनको स्कूल चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रिंसिपल जाके जब अंदर कार डालना चाहते हैं अपने ग्राउंड में, लेकिन लोग बाहर खड़े हैं, बोले नहीं जाने देंगे, तो उनको दिक्कत हो रही है स्कूल चलाने में, क्योंकि वो अनएथिकल है। क्योंकि वो लोग जब बसें नहीं चला रहे तो बस की फीस किस चीज के नाम पे ले रहे हैं, ठीक है? या फिर वो कैंटीन नहीं चला रहे हैं, वो लाइब्रेरी की फीस ले रहे हैं, कंप्यूटर की फीस ले रहे हैं। अरे भाई काय की फीस ले रहे हो जब वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रही है? तो ओवरऑल हम कह सकते हैं दिस will result a smooth functioning of the business, so the business will grow, expand and diversify easily and quickly. It will have to more sales and more profit. ऐसे बिजनेस जो स्मूथली चलेंगे डेफिनेटली वो ज्यादा सेल करेंगे और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसीलिए वॉल्यूम देखो, ना कि ये देखो कि एक ही बंदे से पूरा लूटना है। स्मूथ फंक्शनिंग का बिजनेस करना है तो आपको शेयर होल्डर का कॉपरेशन, कंज्यूमर का कॉपरेशन, डीलर्स का कॉपरेशन, सप्लायर का कॉपरेशन चाहिए। और ये तब होगा जब आप इथिकल होंगे उनके प्रति, कंज्यूमर के प्रति इथिकल होना। जैसे एक स्कूल में अगर आपके घर से कोई पढ़ने जाता है तो सीधी सी बात है आप स्कूल के कंज्यूमर हो, लेकिन वो अननेसेसरी कॉलेज की मतलब जो बस की फीस मांग रहा है, लाइब्रेरी और कंप्यूटर, ये अनएथिकल है। फिर है कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट लोग होते हैं ना, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है यार ये गलत काम किया है। अगर कंज्यूमर मूवमेंट से बचना है तो बी इथिकल, चाइना इथिकल नहीं है, दैट्स व्हाई कंज्यूमर मूवमेंट उसको झेलने पड़ेंगे। इंडिया में मैं आपको दूसरी एक और चीज बता दूं, मैं आपको 1920 में गांधी जी के टाइम पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अगर आपने कभी याद हो तो स्वदेशी आंदोलन याद करो, कुर्बानी, ठीक है? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1920 में, और 2020 में मोदी जी के टाइम पर चलाया गया बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है? तो 100 साल बाद हिस्ट्री रिपीटेड। 100 साल बाद कोरोना आया 1918-1920 के बीच में, इन्फ्लुएंजा करके H1N1 फ्लू आया था 1918 या 1920 के टाइम पे। बहुत लोग मर गए थे उसमें, 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, ठीक है? और आज उसी 100 साल बाद 2020 में कोरोना का रोना फिर शुरू हो गया, और इसमें भी काफी लोगों की डेथ हो चुकी है। वो तो ये अलग बात है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी, आज हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, इसलिए लोग नहीं मरे, नहीं ये वायरस और भी ज्यादा लोगों को ले डूबता। उस जमाने में लोग अवेयर नहीं थे। आज तो अगर दिल्ली में कुछ घटना हो जाए 2 मिनट के बाद यहाँ खबर आ जाती है, 2 मिनट भी नहीं लगते कभी कभी, तो तुरंत ही वो चीज पब्लिश हो जाती है न्यूज चैनल पर एकदम। भूकंप की खबरें देखो आप, अर्थक्वेक आ जाए, अभी अर्थक्वेक की खबरें, दिल्ली में अर्थक्वेक आया, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में 5 मिनट में न्यूज पहुंच जाती है। तो कंज्यूमर मूवमेंट अगर हमको नहीं, कंज्यूमर मतलब जो कहते हैं ना स्ट्राइक करते हैं, जो हड़ताल करते हैं, अगर इन सब चीजों से बचना है तो भी चाइना ने ये चीज नहीं की, इसीलिए वो अब इन चीजों से परेशान होगा। ये चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट और इन सब चीजों को लेकर उसका नुकसान होगा। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी है इथिकल होना, ठीक है? कंज्यूमर खुश रहे, हैप्पी रहे। ये चीज थोड़ा आप रीड कर लेना, बहुत आसान पॉइंट है और एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। बहुत इजी चीज आती है कभी एग्जाम में, तो इजी चीजों को तो एक बार बस गो थ्रू हो जाओ, बस इसमें से 6, 7, 8 पॉइंट ज्यादा पढ़ते जाना। टोटल 12 पॉइंट है, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अगर थ्योरेटिकल होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप थोड़ा रीड कंसेप्चुअली पढ़ लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर को भी फायदा रहता है भाई, टाइम पे सैलरी दे रहे हो, आपका उनका अननेसेसरी वेज कट नहीं कर रहे हो, तो लेबर भी हैप्पी रहेगी और कहीं ना कहीं वो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। कभी किसी बंदे ने 5 मिनट एक्स्ट्रा भी काम कर देगा, लेकिन अगर आप उनके प्रति बहुत ही रूडवादी रहोगे या बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहोगे तो वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए भी जरूरी है गला काट प्रतियोगिता, जिसको बोलते हैं ना थ्रॉट कट कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। मतलब तुम एक दूसरे का गला काटने के लिए फिर रहे हो, तो ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी बिजनेस एथिक्स व्हाइल डीलिंग विद द कॉम्पिटिटर्स। दे मस्ट हैव हेल्दी कॉम्पिटिशन विद द कॉम्पिटिटर्स। हेल्दी कॉम्पिटिशन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी टांग हम काट रहे हैं, वो हमारी टांग काट रहा है, दोनों अपाइज हो जाओगे। हेल्दी कॉम्पिटिशन brings about efficiency, break complacency, and leads to optimal utilization of scarce resources. Hence, it is always become they must not do, ये आ गया वही वर्ड, कट थ्रॉट, ठीक है? गला काट पर तुलता, कट थ्रॉट कंपटीशन, ठीक है? सिमिलरली they must give equal proportionate opportunities to small scale businesses. They must avoid monopoly, एंड मोनोपोली पे नहीं आना चाहिए। जैसे जियो को ये नहीं करना चाहिए कि इतना सब परेशान कर दे सारी कंपनियों को कि सारी कंपनियां बंद हो जाएं फिर और अकेला राज करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दिस इज बिकॉज मोनोपोली इज हार्मफुल टू द कंज्यूमर्स, ठीक है? मोनोपोली हमेशा बुरी होती है, याद रखना, ये कभी मत सोचना
ये हमारे लिए सेफगार्ड है, ये सारी कंपनियां, इनको भी थोड़ा बहुत इनकी सिम भी यूज किया करो, एयरटेल, आइडिया, ठीक है, वोडाफोन। अगर ये कंपनियां जिस दिन खत्म हो गई उस दिन याद रखना जियो राज करेगा और मोनोपोली में आपको परेशानी होगी। आज ये देख लो इसकी मोनोपोली कितनी ज्यादा चल रही है। मैं नहीं बोल रहा मैं जियो का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन आपको शुरुआत में ये 50 रुपए में, इसने बोला था 50 रुपए में वो जियो फोन चलेगा, आज उसका रिचार्ज मिनिमम 75 रुपए का हो गया और डेटा सिर्फ 100 MB दे रहा है, ठीक है, महंगा करता जा रहा है। उसने कहा था 3 साल तक वही रेट रखाऊंगा, तो एक बार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास। ये कभी भी पलट सकते हैं, पलटी होती है सारी कंपनियां प्रॉफिट के लिए, ये कुछ भी कर सकती हैं, इसीलिए इन कंपनीज को भी यूज करते रहो। बल्कि इसका तो मिनिमम पैकेज मुझे नहीं पता कितने का है जियो का, लेकिन अभी भी एयरटेल वगैरह में 129 का पैकेज आ रहा है, जो कि और कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो ये दूसरी बात है। इसलिए हमें कभी भी गला काट प्रतियोगिता में नहीं करना चाहिए। रिलायंस अगर ऐसा कर रहा है सारी कंपनियों को खत्म करने का, तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज अगर उसका दिन है तो कल किसी और का भी दिन हो सकता है। बी इथिकल, इथिकल रखो। और अगर मोनोपोली है भी तो लोगों को उसका फायदा पहुंचाओ। जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट के पास आज भी मोनोपोली है एक प्रकार से देखा जाए तो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आज भी। लेकिन इंडियन पीसी की अगर बात की जाए कंप्यूटर में, तो मैक्सिमम कंप्यूटर्स में पायरेटेड विंडो यानी डुप्लीकेट विंडो डला हुआ है, लेकिन उसे इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज, क्योंकि वो जानता है यार चलो यार वो नीड ही बंदा है, यूज कर रहे करने, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो इसलिए आपको एथिकल होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे निकलोगे। ये चीज माइक्रोसॉफ्ट से सीखनी चाहिए मुकेश अंबानी को, कि थोड़ा एथिकल भी रहना भाई। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो याद रखना जनता गिरा भी देगी अगर तुमने कुछ भी अनएथिकल किया तो। इजी क्वेश्चन, इसी के साथ चैप्टर फिनिश। वाह वेरी गुड, चैप्टर ही खत्म कर मारा। अरे 30% पढ़ लिया आप लोगों ने।